Hello guys, welcome back to our channel part 9 of Reborn to Live Life. Chapter 81 Reborn to Live Life 81 लियो की मजबूरी। रोशनी अपने रूम में गई और दवाई खाकर सो गई। उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, उसे लग रहा था जैसे उसे बस फूड पॉइजनिंग हो गई है। दूसरी तरफ इंडिया में विशाल हर रोज काजल का लिफ्ट के बाहर इंतजार करता, लेकिन अब काजल ने उससे ज़्यादा बात करना बंद कर दिया था। वो बस अपने काम से रिलेटेड उससे बात करती थी, ना तो उससे लड़ती थी ना ही झगड़ती थी। इस बात से विशाल काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता था। उसने अपनी सारी कोशिशें कर ली उसे मनाने की, लेकिन काजल की नाराज़गी बिल्कुल वैसी की वैसी थी। काजल लिफ्ट से होते हुए अपने केबिन में पहुंची। काजल ने अपना सामान दूसरे केबिन में शिफ्ट कर लिया था। विशाल उसके पीछे चलते हुए उसके केबिन में चला गया। मिस्टर रॉय, आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? क्या आपको कुछ काम है? विशाल चलकर काजल के पास गया और उसके दोनों कंधे पकड़कर बोला, काजल प्लीज़ अजनबियों की तरह व्यवहार मत करो, मुझे बहुत तकलीफ होती है। जानता हूँ गलती की मैंने, लेकिन इस गलती की सजा मैं इन 2 महीना से भुगत रहा हूँ। काजल इमोशनल लेस होकर बोली, मिस्टर रॉय आप अपने हाथ मुझसे दूर रखिए, और ये बात अब मैं आपको आखिरी बार बोल रही हूँ, ना तो आप कोई मेरे लगते हैं और ना ही मैं आपकी लगती हूँ। उसके बाद काजल ने विशाल के हाथ अपने कंधों से हटा दिए और जाकर अपनी डेस्क पर बैठकर काम करने लगी। विशाल बिना कुछ कहे वहां से अपने केबिन में चला गया। उसके जाने के बाद काजल ने अपनी आंखों से दरवाजे की तरफ देखा जहां से भी विशाल गया था। फिर अपने आप से बोली, विशाल जो जख्म तुमने मुझे दिए हैं वो इतनी जल्दी नहीं भरने वाले। तभी काजल का फ़ोन रिंग करने लगा। ये फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि राज का था। हेलो काजू, तुम लंदन कब आ रही हो? भाई बस यहाँ का काम कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद मैं लंदन आ जाऊंगी। तुम ठीक हो ना काजू? काजल हंसकर बोली, ऑफ कोर्स भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरे लिटिल डेविल्स दोनों ठीक है। हाँ तुम्हारे लिटिल डेविल्स बिल्कुल ठीक है, बस तुम्हारी कमी है घर में। भाई मैं भी बहुत चिल्ला जाऊंगी। काजल की सारी उदासी राज की आवाज़ सुनकर दूर हो गई और वह खुशी से अपना काम करने लगी। दूसरी तरफ एंटोनियो ने बच्चों का जीना हराम कर रखा था। अब उसके जुर्म बच्चों पर बढ़ती ही जा रहे थे। जब से लियो ने एंटोनियो को धक्का दिया था तब से एंटोनियो सबसे ज़्यादा गुस्सा लियो पर ही करता था। जब से उसने वह घड़ी और ब्रोच पहनी थी तब से उसने वह कभी नहीं उतारी थी, यहाँ तक कि सोते टाइम ही नहीं। वह जहाँ भी जाता जो भी करता सब जगह घड़ी और ब्रोच को पहनकर ही जाता। दूसरी तरफ परी विला में आरव और रेहान एक रूम में बैठे अपने लैपटॉप में ध्यान लगा रहे थे। लैपटॉप में देखते हुए उन्हें 2 महीने पहले की वह घटना याद आई। वही रूम में बैठे हुए 2 महीने पहले की यादों में खो गए। रेहान और आरव अपने नाना नानी के साथ अनाथ आश्रम में लियो से मिलने के लिए गए थे। ये बात 2 महीने पहले की है। तब एंटोनियो के आदमियों ने डरा धमका कर लियो को ये कहने के लिए बोल दिया था कि वो उन लोगों से नहीं मिलना चाहता। लियो का दिल अंदर ही अंदर तड़प रहा था उन दोनों से मिलने के, उनके गले लगाकर रोने के लिए, उनसे शिकायत करने के लिए कि वो उसे यहाँ से ले जाए। लेकिन उसके आदमियों ने आधे बच्चों को अनाथ आश्रम के अंदर गन पॉइंट पर रखा था। अगर लियो ने उन दोनों को वहाँ से नहीं भेजा तो वह इन बच्चों को मार डालेगा। लियो अनाथ आश्रम से बाहर आया। लियो को बाहर देकर आरव दौड़ता हुआ लियो के गले लग गया और अपने रूंधे गले से बोला, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। अब तो तुम स्कूल भी नहीं आते, क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आती? आरव लियो से अपनी शिकायत करने लगा। थोड़ी देर बाद उससे दूर हुआ। रेहान ने भी लियो को अपने गले से लगाया और बोला, वी मिस यू ब्रो। लियो ने अब तक उन दोनों को गले नहीं लगाया था। वो एकदम स्टैचू की तरह खड़ा था। वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन अपनी आवाज़ अपने गले से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। लियो कुछ बोलने को हुआ कि तभी उसकी नज़र साइड में खड़े आदमी पर गई जो उसे इशारों से अंदर का नज़ारा याद करवा रहा था, जहां पर अभी अभी एक लड़के को उसकी आंखों के सामने मार मार कर अधमरा कर दिया था। उसने इशारा किया कि उन दोनों को यहाँ से भगाए। लियो ने रेहान को धक्का दिया और गुस्से में बोला, मुझे तुम लोगों की कोई याद नहीं आती, यहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, समझे तुम? मैं तुम दोनों का दोस्त नहीं हूँ और मुझे नहीं अच्छा लगता वो स्कूल, इसलिए मैं नहीं आता। उसके धक्के की वजह से रेहान गिर गया था और आरव ने अपने भाई जमीन से उठाकर खड़ा किया। रेहान और आरव दोनों ही लियो की बात सुनकर शौक थे। आरव और रेहान दोनों ही लियो के पास गए और बोले, लियो ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो?
हम लोग तो दोस्त से बढ़कर भाई हैं ना। इस वक्त रेहान, आरव और लो तीनों की ही आंखों में आंसू थी, एक बेबस और दर्द में टूटा हुआ था। और दो उनके दिल में दर्द था, अपने दोस्त कम भाई की ऐसी बातें सुनकर। क्या वो दोनों उसके लिए अब कुछ नहीं रहे? लियो गुस्से में आगे बढ़ा और उसने उन दोनों को धक्का मारा और बोला, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता और आइंदा से मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, निकलो यहाँ से। वो सारी बातें चिल्लाते हुए बोल रहा था। उसने पास में ही पड़ा एक कंकर उठाकर रेहान की तरफ मारा। आरव ने अपने भाई को पीछे किया और वो रेहान के आगे आ गया और उसके माथे पर वह कंकर लग गया, वहां से खून बहने लगा। मुकेश जी और प्रेमा जी बच्चों के लिए सामान लेकर पीछे से आ रहे थे, क्योंकि उनके हाथों में बहुत सारा सामान था जो वह यहाँ के अनाथ बच्चों के लिए लेकर आए थे। सामान उठाने में उन्हें देर हो गई थी। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लियो उनके बच्चों पर कंकर मार रहा है और उनकी नज़र आरव के माथे से बहते खून पर गई। उन्होंने सारा सामान वहीं पर गिरा दिया और दोनों दौड़कर आरव के पास पहुंचे। प्रेमा जी ने जल्दी से अपना हाथ आरव के माथे पर रखा। रेहान तो अभी भी शॉक था। जब उसने अपने नाना नानी की आवाज़ सुनी तब रेहान होश में आया, जल्दी से अपने भाई आरव के पास गया। तभी फिर से लियो के चिल्लाने की आवाज़ आई, तुम लोगों ने सुना नहीं, जाओ यहाँ से, चले जाओ और दोबारा से यहाँ कभी मत आना। इधर वीडियो का दिल डर से घबरा रहा था, क्योंकि एंटोनियो के आदमियों ने आरव और रेहान ऊपर निशान साधा हुआ था, जो सिर्फ लियो को पता था और किसी को भी नहीं। अगर लियो ने अभी उन्हें यहाँ से नहीं भेजा तो वो उन दोनों को शूट कर देंगे। रेहान और आरव अपनी खाली आंखों से लियो को देख रहे थे और उन दोनों के नाना नानी उन्हें ले जा रहे थे। उनको वहां से जाते हुए देखकर लियो भी अंदर से बिल्कुल टूट चुका था, निराश हो चुका था अपनी जिंदगी से। चैप्टर 82 रिबॉर्न टू लिव लाइफ, छोटा चैप्टर। हताश मन से रेहान और आरव वहां से चले गए। उनके वहां से जाने के बाद लियो दौड़ते हुए एक कमरे में चला गया। वहां जाकर वो फूट फूट कर रोने लगा और बार बार बोलने लगा, मुझे माफ़ कर दो रेहान, अब मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम दोनों को खो दिया, मैं फिर से अकेला हो गया, अब कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, आज मैं सच में अनाथ हो गया। मेरी आखिरी उम्मीद जो तुम दोनों से थी आज वो भी खत्म हो गई। वो तड़प कर रो रहा था, लेकिन उसके पास कोई नहीं था इस वक्त जो उससे गले लगा कर उसको शांत कर देता। अकेला ही इस तन्हाई से जूझ रहा था। भाई भाई, आरव की आवाज़ से रेहान अपने होश में आया। भाई, अभी सारी सबूत आप मम्मा को दीजिएगा, वो इस इंसान को सबसे सख्त सजा दिलवाएंगी, तुम चिंता मत करो आरव, अब वो आदमी ज़्यादा दिनों तक खुले में नहीं रह पाएगा। उसने इस दुनिया में जितने गुनाह, जितने जुर्म करने थे वह कर चुका है, अब तो उसके पापों का अंत आ गया है। रेहान सारी बातें करते हुए, उसकी निगाहें अपने लैपटॉप पर बनी हुई थी जिसमें वह सब कुछ देख सकता था और सुन सकता था जो एंटोनियो करता था और जो बोलना था। एंटोनियो ने जितने भी काम इस 2 महीने में किए थे वह सारे ब्रोच और घड़ी के थरू रेहान के लैपटॉप पर शो होते थे। रेहान ने एंटोनियो के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे। दूसरी तरफ आरआरए कॉरपोरेशन, रोशनी का केबिन। मिस शर्मा, आपके साथ ये डील करके हमें बहुत खुशी हुई, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ आपको और हमें पूरा प्रॉफिट होगा। मिस्टर परमार, आप निश्चिंत रहिए, अब ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ में है तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाथ मिलाकर मिस्टर परमार वहाँ से चले जाते हैं। तभी रोशनी के फ़ोन पर विक्रम का कॉल आता है। हेलो बेबी गर्ल, कैसी हो तुम, क्या तुम्हें मेरी याद आती है? यस हनी, मुझे आपकी बहुत याद आती है और मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, बस आप आज जाए काम ख़त्म करके। ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतना बेचैन कर रही है? हनी, मुझे आपको कुछ बताना है। बेबी गर्ल, तुम्हें जो भी बताना है बता दो। नहीं हनी, ये बात मैं आपसे मिलकर बताना चाहती हूँ, सिर्फ बताना नहीं, मुझे आपको किसी से मिलवाना है। मैं नहीं जानती कि उनसे मिलकर आपका क्या फ़ैसला होगा। बेबी गर्ल, ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए मुझे फ़ैसला करना पड़ेगा? कुछ है मेरे पास्ट से रिलेटेड। बेबी गर्ल, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा पास्ट क्या है। तुम मेरा प्रेजेंट हो, मेरा फ्यूचर हो। तुम मुझे हर तरह से एक्सेप्टेबल हो और तुम मुझसे मिलना चाहती हो ना? हाँ नानी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। तो बेबी गर्ल, तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। यू नो वॉट, मैं इस वक्त लंदन के एयरपोर्ट पर हूँ। विक्रम की बात सुनकर रोशनी की चीख निकल गई। क्या? बेबी गर्ल, थोड़ा धीरे बोलो, क्या आप सच बोल रहे हो? बेबी गर्ल, क्या मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूँ? तुम मुझे ये बताओ अभी तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मैं इस वक्त अपने ऑफिस में हूँ।
बेबी गर्ल बस 2 घंटे मेरा इंतजार करो और फिर तुम्हारा हनी तुम्हारी आंखों के सामने, फिर तुम मुझे जितना देखना है देख सकती हो। मैं भी इन 2 महीनों में तुम्हारे लिए बहुत तड़पा हूँ। इसीलिए मैंने कबीर को इंडिया भेजा और सीधे मैं तुम्हारे पास आ गया। ठीक है, अभी मैं फ़ोन रखता हूँ। फ़ोन रखने के बाद रोशनी ने अपने आप से कहा, आज मैं विक्रम को रेहान और आरव के बारे में सब कुछ बता दूंगी। उसके बाद विक्रम का जो भी डिसीजन होगा मैं उसे स्वीकार कर लूंगी। विक्रम, आज तुम्हारी अग्नि परीक्षा होगी। मैं अपने लिए बस अच्छा जीवन साथी नहीं चाहती बल्कि अपने बच्चों के लिए एक अच्छा पिता भी चाहती हूँ। और विक्रम, सच कहूँ तो कहीं ना कहीं वजह मेरे बच्चे ही हैं जो मैं तुम्हारे करीब आ पाई हूँ। दूसरी तरफ अनाथ आश्रम में, प्लीज़ मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं गलती से चला गया था वहाँ। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। तुझे क्या लगता है मैं तेरी बातों पर विश्वास कर लूँगा? बता, तू क्यों गया था उस रूम के अंदर? क्या देखा तूने वहाँ पर? मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं देखा। एंटोनियो लियो के ऊपर कोड़ों की बरसात कर रहा था। इस वक्त लियो के शरीर से हल्का हल्का खून भी आने लगा था। लियो के शरीर पर बस पैंट थी। एंटोनियो ने मार मार कर उसकी शर्ट फाड़ दी थी। बार बार एंटोनियो से विनती कर रहा था कि मुझे छोड़ दो, लेकिन पत्थर दिल एंटोनियो के ऊपर लियो की विनतियों का कोई असर नहीं हुआ। कुछ समय पहले, लीज़ा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? लियो, वह अंकल अच्छे नहीं है, वह मुझे यहाँ गंदे से छू रहे थे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा लियो, मुझे यहाँ से जाना है। इतना कहकर लीज़ा रोकर उस रूम से भाग गई। लियो भी उसके पीछे भाग से ढूंढने के लिए, लेकिन लीज़ा का कुछ पता नहीं था कि वह कहाँ चली गई। लियो लिसा को ढूंढते ढूंढते उस रूम में चला गया जहाँ एंटोनियो के आदमियों ने वहाँ ड्रग्स के बक्से रखे थे। लियो आवाज लगाकर लीज़ा को ढूंढने लगा, लेकिन गलती से एक बक्सा नीचे गिर गया। लियो उसे उठाने के लिए नीचे झुका, तभी वहां पर एंटोनियो आ गया। उसे लगा कि लियो ने ड्रग्स को देख लिया है। लियो अंदर से डर गया, अगर उसने किसी को बता दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए वो उसे घसीटते हुए बाहर ले गया और उसे वहां सबके सामने कोड़ों से मरने लगा। सारे बच्चे डरकर कमरे में छुप गए। अमोस यहाँ पर नहीं था, वो किचन का सामान लेने के लिए बाजार गया हुआ था। इस वक्त वहां लियो को बचाने वाला कोई नहीं था। एंटोनियो लियो के बालों से पकड़कर उसे घसीटते हुए एक रूम में ले गया और उसे जमीन पर पटक कर बोला, मैंने तुझसे अभी अपनी हसरत भी पूरी नहीं की, उससे पहले ही तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया। क्या तुम्हें पता है, मुझे तुम जैसे नाजुक बच्चों को मसलने में बड़ा मजा आता है, एक अलग ही खुशी मिलती है मुझे। लेकिन तेरा नसीब अच्छा था जो तू अब तक बच गया था मेरे हाथों से, लेकिन आज तू बच नहीं पाएगा। आज मैं अपनी हसरत पूरी कर लूंगा। एंटोनियो नीचे बैठा और लियो के चेहरे को अजीब तरह से छूने लगा, फिर उसके हाथ फिसलते हुए उसकी गर्दन पर आ गए। लियो को एंटोनियो का छूना बहुत ही घिनौना लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर कोई सांप रेंग रहा हो। उसे घिन, दर्द, बेबसी सब कुछ महसूस हो रहा था। उसका मन बस मर जाने का कर रहा था। एंटोनियो के हाथ उसकी पेंट तक पहुंचते उससे पहले ही। चैप्टर 83 रीबॉर्न टू लिव लाइफ। लियो का एक्सीडेंट। एंटोनियो के हाथ लियो की पेंट के पास पहुंचने उससे पहले ही लियो ने एंटोनियो को धक्का दे दिया। उसने पास में पड़ा एक वाज उठाया और एंटोनियो के सिर पर अपनी पूरी ताकत से मारा। एंटोनियो के सिर पर वाज लगते ही वो जमीन पर गिर गया। लियो ने दोबारा से उसके सिर पर मारा। उसने अपने हाथ से वो वाज वही एक साइड फेंका और वहां से एंटोनियो को उसी हालत में छोड़कर अनाथ आश्रम से बाहर आ गया। वह मुड़कर अनाथ आश्रम की तरफ देखकर बोला, मैं दोबारा से यहाँ लौटकर कभी नहीं आऊँगा। इतना बोलकर वो वहाँ से भाग गया। बाहर कोई नहीं था जो लियो को रोकता। सारे बच्चे डरकर एक रूम में छुप गए थे। एंटोनियो के आदमी उस रूम में थे जहाँ ड्रग्स रखे हुए थे। लियो डर की वजह से बेसुध हालत में सड़कों पर भाग रहा था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि कहीं एंटोनियो के आदमी उसका पीछा तो नहीं कर रहे। दूसरी तरफ रूम में एंटोनियो बेहोश हो चुका था। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि वो अंदर बेहोश हो जाएगा। लियो को भागते भागते आधा घंटा हो गया। वो अनाथ आश्रम से काफी दूर आ गया था। मैनन रोड पर आकर वो रोड क्रॉस करने की कोशिश करता है। सामने से 3 लग्जरियस कार आ रही थी। अचानक लियो के बीच में आ जाने से ड्राइवर टाइम पर अपनी गाड़ी को ब्रेक नहीं मार पाता और उसकी टक्कर सामने से आ रही गाड़ी से हो जाती है। उसके पीछे 2 और गाड़ियां अचानक से रुक गई। तभी ड्राइवर को अपने कानों में एकदम डर आवाज सुनाई देती है, ये क्या तरीका है ड्राइविंग करने का? क्या तुम्हें तुम्हारी नौकरी प्यारी नहीं है?
सॉरी सर, वो सामने वाली गाड़ी अचानक से रुक गई और मुझे भी ब्रेक लगाना पड़ा। तभी बैक साइड में बैठे उस शख्स ने अपनी रोबदार आवाज़ में कहा, देखकर आओ बाहर क्या हो रहा है। जी सर, ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकाल और आगे वाली गाड़ी के पास चला गया। वहां उसने देखा कि ड्राइवर एक बच्चे को उठाने की कोशिश कर रहा है। उसके सिर से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था। उस बच्चे की अपर बॉडी नेकेड थी। उस गाड़ी से बॉडीगार्ड्स भी बाहर निकल आए थे। वो ड्राइवर वापस दूसरी गाड़ी के पास लौटा और उसने अपने बॉस को सब कुछ बताया। तो तुम मुझसे यहाँ पर क्यों पूछने आए हो? उस बच्चे को गाड़ी में बैठाओ और अस्पताल की तरफ चलो। उस ड्राइवर ने ज़्यादा नहीं सोचा, दौड़कर उसने उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और दूसरी वाली गाड़ी में पीछे लेटा दिया। पहले तो उस शख्स को बहुत तेज गुस्सा आया कि उसकी बिना परमिशन के उसके साथ किसी और को बिठाया, पर जब उस शख्स ने उस बच्चे की ऐसी हालत देखी तो उसने कुछ नहीं कहा और अपने ड्राइवर को जल्दी से अस्पताल ले जाने के लिए बोला। दूसरी तरफ RRA कॉर्पोरेशन में रोशनी अब तक तो ठीक थी, लेकिन फिर से उसे अचानक उल्टियां होने लगी। वह दौड़कर वॉशरूम में गई। उसकी ऐसी हालत देखकर राम ने उससे कहा, बॉस आपकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ आप डॉक्टर के पास चलिए। रोशनी ने उसे घूर कर देखा। बॉस, अगर आपको मुझे डराना है तो आप बाद में से डरा लेना, लेकिन प्लीज़ अभी आप डॉक्टर के पास चलिए, मैं आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकता। कई दिन हो गए आपको इसी तरह से। रोशनी राम से कुछ कहती उससे पहले ही उसके फ़ोन पर विक्रम का कॉल आता है। उधर से विक्रम की आवाज़ आती है, हेलो बेबी गर्ल, मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मुझे आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। विक्रम, आपको क्या हुआ है? आप हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं? आप ठीक हो? मुझे बताइए। रिलैक्स बेबी गर्ल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे बॉडीगार्ड की गाड़ी से किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, उसी को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, आप मुझे बताएं आप किस हॉस्पिटल में जा रहे हो, मैं भी वहीं आती हूँ। विक्रम, प्लीज़ मना मत करना, मुझे आपको देखना है। ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन। ओके विक्रम, मैं आपसे 1 घंटे में मिलती हूँ। राम, गाड़ी निकालो और आज तुम ड्राइव करोगे? रोशनी की बात सुनकर राम हैरान हो गया, क्योंकि रोशनी हमेशा कार खुद ड्राइव करती थी। रोशनी को ड्राइविंग करना पसंद था। चैप्टर 84 रीबॉर्न टू लिव लाइफ 84। ओके बॉस, प्लीज़ चलिए। ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन की तरफ ले चलो। ओके बॉस। इतना बोलकर रोशनी कार में बैठकर अपने ऑफिस से हॉस्पिटल की तरफ निकल गई। दूसरी तरफ विक्रम उस बच्चे को अस्पताल ले आया था। डॉक्टर, इस बच्चे को अच्छी तरह से चेक कीजिए। वार्ड बॉय उस बच्चे को लेकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ चले गए। विक्रम जाते हुए उस बच्चे को देख रहा था। पता करो इस बच्चे के माँ बाप कहाँ हैं और उनको इन्फॉर्मेशन करो। यस बॉस। रोशनी को अस्पताल पहुंचने में करीब 1 घंटा लग गया। रोशनी निकलकर अस्पताल के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वह फिर से विक्रम को कॉल करती है, हेलो हनी, आप किस फ्लोर पर हो और किस रूम में? बेबी गर्ल, तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। मैं हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर खड़ी हूँ, जस्ट वेट फॉर मी 2 मिनट्स। विक्रम 5th फ्लोर से दौड़कर सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसे तो लिफ्ट के खुलने का भी इंतजार नहीं हो रहा था। विक्रम इतनी स्पीड से दौड़ रहा था कि उसने 1 मिनट के अंदर अंदर ही 5th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर आने में लगाया। रोशनी ग्राउंड फ्लोर के एंट्रेंस पर खड़ी बहुत ही प्यारी लग रही थी। विक्रम दौड़कर गया और उसने बिना किसी पर ध्यान दिए रोशनी को कसकर गले लगा लिया। उस ग्राउंड फ्लोर पर हजारों लोग थे और सबकी नज़रें इस वक्त विक्रम और रोशनी के ऊपर थी। लेकिन उन सब की नज़रों से ना तो रोशनी को कोई फ़र्क पड़ रहा था और ना ही विक्रम को, और वैसे भी लंदन में सब कुछ नॉर्मल होता है, इसलिए थोड़ी देर देखने के बाद बाकी सब लोग अपने काम पर लग गए। विक्रम रोशनी से दूर हुआ और दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ा। बेबी गर्ल, क्या तुम अपना ख्याल नहीं रख रही? देखो तुम्हारा चेहरा कितना डाउन लग रहा है। रोशनी ने विक्रम की आंखों में देखकर कहा, हनी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे कुछ दिनों से उल्टियाँ हो रही है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। क्या उल्टियाँ? क्या तुमने डॉक्टर को नहीं दिखाए अभी तक? रोशनी ने विक्रम से नज़र चुराते हुए कहा, मैं आज हॉस्पिटल आने वाली थी। बेबी गर्ल, मेरी तरफ देखो, तुम्हें अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं है ना, और ना ही तुम्हें मेरा ख्याल है। अगर तुम्हें ज़रा सी भी तकलीफ होती है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, फिर तुम क्यों अपने आप को ठीक नहीं रखती? बताओ बेबी गर्ल, तुम डॉक्टर को दिखाने क्यों नहीं गई इतने दिन से? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हनी प्लीज़ आप मुझे डांटना बंद करो, मैं परेशान हूँ, आपको ज़रा सा भी मेरे ऊपर तरस नहीं आ रहा।
रोशनी ने पप्पी फेस बनाकर विक्रम की तरफ देखा ताकि अब वह से डांटना बंद कर दे, और रोशनी की ये ट्रिक काम भी कर गई। रोशनी का पप्पी फेस देखकर विक्रम का दिल नर्म हो गया। विक्रम नीचे झुककर रोशनी के माथे पर बड़ी शिद्दत से चुमते हुए बोला, ठीक है, अब मैं तुम्हें ज्यादा नहीं डांटूंगा, चलो डॉक्टर के पास। विक्रम रोशनी को गोद में उठाकर डॉक्टर के केबिन की तरफ ले जाने लगा। रोशनी ने डरकर अपनी दोनों बाजू विक्रम के गले में डाल ली। रोशनी विक्रम के कान के पास जाकर बोली, हनी प्लीज मुझे नीचे उतार दो, सब लोग हमें देख रहे हैं। विक्रम रोशनी की तरफ देखकर बोला, देख रहे तो देखने दो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं उतारने वाला। पूरे 2.5 महीने हो गए मुझे तुमसे अलग हुए। हनी हम डेली बात करते थे, फ़ोन पर डेली वीडियो कॉल करते थे। फ़ोन पर बात करना और वीडियो कॉल पर बात करना अलग होता है, और सामने अपने प्यार को देखना एक अलग ही एहसास होता है। हनी मुझे लगता है मैं आपसे नहीं जीत सकती। वेरी गुड गर्ल, आज तुमने मेरी बात अच्छी तरह से सुनी। विक्रम रोशनी को एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर आया। लेडी डॉक्टर ने विक्रम को रूम से बाहर जाने को बोला। विक्रम ने मना करते हुए कहा, नहीं तुम चेकअप करो। बेचारी डॉक्टर ने निराश होकर रोशनी की तरफ देखा। उस डॉक्टर की हालत समझते हुए रोशनी ने विक्रम की तरफ देखकर कहा, हनी प्लीज आप 5 मिनट के लिए बाहर चले जाए। विक्रम ठहरा, जोरू का गुलाम, वो अपनी बेबी गर्ल की बात भला कैसे टाल सकता है। विक्रम ने अपनी गर्दन हिलाई और वहां से चला गया। चेकअप करने के बाद उस डॉक्टर ने विक्रम को अंदर बुलाया। विक्रम अंदर आकर डॉक्टर से पूछने लगा, क्या हुआ है मेरी बेबी गर्ल को। वह लेडी डॉक्टर बोली, सर मुझे लगता है कि आपको अपनी वाइफ को किसी गायनेकोलॉजिस्ट से एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए। उसे डॉक्टर की बात को सुनकर विक्रम ने बिना वक्त गवाही रोशनी को अपनी गोद में उठाया और उसे गए और गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले गया। गायनेकोलॉजिस्ट केबिन के बाहर काफ़ी सारी लेडीज एक लाइन से बैठी हुई थी, सबको एक एक करके बुलाया जा रहा था। विक्रम ने उन सब पर कोई ध्यान नहीं दिया और वो रोशनी को गोद में उठाकर केबिन के अंदर चला गया। उस डॉक्टर की असिस्टेंट जब देखती है कि कोई आदमी अंदर आया है तो उसके ऊपर चिल्लाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन विक्रम के फेस को देखकर वो वहीं रुक गई और बड़े नर्म आवाज में बोली, सर यहाँ जेंट्स का ना अलाउड नहीं है, यहाँ सिर्फ लेडीज आ सकती है, क्या आप प्लीज़ बाहर जा सकते हैं। अगर डॉक्टर ने देख लिया तो वो मुझे नौकरी से बाहर निकाल देगी। विक्रम ने उस असिस्टेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और वो डॉक्टर के केबिन के अंदर चला गया। डॉक्टर फर्स्ट आप मेरी बेबी गर्ल को देखिए, आपका जो भी काम है वो आप बाद में कीजिएगा। एक्सक्यूज़ मी, आप इस तरह से कैसे अंदर आ सकते हैं, वो भी बिना अपॉइंटमेंट के। आप बाहर जाए और अपॉइंटमेंट लेकर तब आप इनका चेक करवाने आएगा। उस डॉक्टर की बात सुनकर विक्रम गुस्से में आ गया। उसने रोशनी को एक सोफे पर बिठाया। रोशनी चुपचाप सब कुछ देख रही थी क्योंकि विक्रम ने उसे कुछ भी बोलने के लिए साफ मना कर दिया था, इसलिए वो बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह बिहेव कर रही थी जिसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। और रोशनी को ये सब कुछ बहुत अच्छा भी लग रहा था। विक्रम ने डेस्क पर अपने दोनों हाथ मारते हुए कहा, डॉक्टर मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरी बेबी गर्ल को चेक करो वरना तुम मुझे आज के बाद इस अस्पताल में तो क्या इस लंदन शहर में भी दिखाई नहीं दोगी, और यह बात मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। विक्रम की इतनी रोबदार और डरावनी आवाज़ सुनकर तो डॉक्टर भी डर गई और वह हकलाते हुए बोली, ओके मैं चेक करती हूँ। मैडम प्लीज़ आप इधर चलिए। वह डॉक्टर रोशनी को एक पर्दे वाली जगह पर लेकर गई जहां चारों तरफ पर्दे लगे हुए थे और एक बेड था जहां पर हम आधे लेट सकते थे और आधे बैठ सकते थे। उस डॉक्टर ने रोशनी का चेकअप किया, उसका ब्लड कलेक्ट किया और इस ब्लड को अपनी असिस्टेंट के थ्रू लैब में चेक करवाने के लिए भेजा। चेकअप के बाद रोशनी उसे जगह से बाहर आए और वो विक्रम के साथ डॉक्टर की सामने वाली चेयर पर बैठ गई। विक्रम ने कसकर रोशनी का हाथ पकड़ा हुआ था, जैसे कि डर रोशनी को नहीं उसे लग रहा हो। विक्रम की ऐसी हालत देखकर रोशनी को अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी, लेकिन वो विक्रम के सामने नहीं हंसी। वह डॉक्टर विक्रम और रोशनी को देखकर बोली, देखिए अभी मैं कंफर्म तो नहीं हूँ लेकिन मैं 50% श्योर हूँ कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती है। उस डॉक्टर की बात सुनकर विक्रम का हाथ रोशनी के हाथ पर और कस गया। उसके अंदर इस वक्त कई सारे एहसास होने लगे थे, खुशी, घबराहट, एक्साइटमेंट। रोशनी का हाल तो अलग ही था। वो ये बात 1 महीने पहले ही समझ गई थी कि शायद को प्रेग्नेंट हो सकती है, क्योंकि 1 महीने पहले उसकी पीरियड्स डेट नहीं आई थी, लेकिन वो अवॉइड कर रही थी।
तभी उन दोनों के कानों में डॉक्टर की फिर से आवाज़ सुनाई देती है। 100% तो हमें रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा, आधा घंटे में आपकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, उसके बाद हम आपको कंफर्म करके बता देंगे। रोशनी तो अब कंफर्म हो चुकी थी, वो खुश भी थी और उदास भी। वो तब तक खुश नहीं हो जाती जब तक वो विक्रम को आरव और रेहान का सच नहीं बता देती, उसके बाद ही उसकी खुशी पूरी होगी। इन्हीं सब के बीच में रोशनी को याद आया कि विक्रम यहाँ क्यों आया था। वो दोनों केविन से बाहर निकल आए। इस बार रोशनी ने रिक्वेस्ट की कि वो उसे गोद में ना उठाएं। विक्रम ने भी उसकी बात मान ली, लेकिन उसका हाथ पकड़े रखा। जब वह दोनों केले से बाहर निकले तो बाहर जो लाइन में लेडीज बैठी थी उन दोनों को घूर घूर कर देख रही थी। उन सब की नज़रें देखकर रोशनी बहुत हंसी आ रही थी और उसे विक्रम की हरकत याद आ गई। विक्रम उन सब को इग्नोर करके आगे निकल गया। लिफ्ट के पास आकर वो दोनों फिफ्थ फ्लोर की तरफ जाने लगे। लिफ्ट के अंदर जाकर रोशनी विक्रम से पूछने वाली थी कि वो किस बच्चे को अस्पताल में लेकर आए हैं। हनी, आप किसी बच्चे, रोशनी कुछ और कहती उससे पहले ही विक्रम ने उसका मुंह बंद कर दिया। विक्रम बहुत देर से खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ था। लिफ्ट के अंदर मौका मिलते ही उसने रोशनी के लिप्स को कैच कर लिया और उसे पागलों की तरह चूमने लगा। 15 मिनट बाद वो रोशनी से दूर हुआ। लिफ्ट तो 15 मिनट पहले ही फिफ्थ फ्लोर पर आ गई थी, लेकिन वो दोनों अपनी किस में सब कुछ भूल गए थे। विक्रम लिफ्ट से बाहर निकाल कर रोशनी को अपने सामने खड़ा करके बोला, मुझे तुम्हारे लिप्स बहुत पसंद है। उसकी नाक पर किस करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी ये छोटी सी नाक बहुत पसंद है। उसने रोशनी के गालों को पिंच करते हुए कहा, मुझे तुम्हारे ये फूले हुए गाल बहुत पसंद है। मुझे तुम्हारी यह समुद्र से गहरी आंखें सबसे ज़्यादा पसंद है। जब ये मुझे देखती है तो मुझे सारी दुनिया खूबसूरत लगती है। फिर नीचे झुककर उसके बालों की स्मेल लेते हुए बोला, मुझे तुम्हारे बालों की खुशबू सबसे ज़्यादा पसंद है और मुझे मेरी बेबी गर्ल पूरी की पूरी पसंद है। विक्रम की तारीफ सुनकर रोशनी का दिल खुश हो गया। उसने विक्रम को थोड़ा नीचे झुकने के लिए कहा। रोशनी की बात सुनकर विक्रम नीचे झुका तो रोशनी ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, मुझे भी आप पूरे के पूरे पसंद है, लेकिन आज मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। घर जाकर आपको किसी से मिलवाना था। ठीक है बेबी गर्ल। हनी, आप किसी बच्चे को यहाँ पर लेकर आए? हाँ, मैंने अपने लोगों को उसके पेरेंट्स का पता लगाने के लिए भेज दिया है। अभी उस बच्चे का ऑपरेशन हो रहा है। बहुत दुख हुआ, किसी बच्चे का एक्सीडेंट हुआ। वो दोनों ऑपरेशन थिएटर की तरफ चल दिए। चैप्टर 85 रीबॉर्न टू लिव लाइफ 85। विक्रम के बॉडीगार्ड्स और उसका एक असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर के बाहर थे। विक्रम ने रोशनी को आराम से एक चेयर पर बैठाया। रोशनी को विक्रम का उसे एक बच्चे की तरह पेम्पर करना अच्छा लग रहा था, इसलिए वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कह रही थी, बस उसकी केयर को एंजॉय कर रही थी। रोशनी अपनी चमकदार आंखों से विक्रम का हैंडसम और चार्मिंग फेस देख रही थी। रोशनी को कई बार विक्रम को देखकर अपने बच्चों का ख्याल आया था, लेकिन उसने हमेशा इस ख्याल को दूर रखा, क्योंकि उसकी नज़रों में ऐसा कभी हो नहीं सकता था कि विक्रम ही उसके बच्चों का पिता हो। अगर ऐसा होता तो विक्रम उसे पहले ही बता चुका होता। शायद विक्रम का वो टाइम फर्स्ट टाइम था। एक आवाज़ से रोशनी अपनी सोच से बाहर आए। बॉस। तभी वहां पर उसका एक बॉडीगार्ड आया जिसने उसे उस बच्चे की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए भेजा था। बॉस, ये रही उस बच्चे की इन्फॉर्मेशन। उस बॉडीगार्ड ने उसे बच्चे के फेस के थ्रू उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली, जिसमें उसे पता चला कि उस बच्चे के माता पिता की डेथ करीब 2.5 महीने पहले हो गई थी और वो बच्चा अभी अनाथ आश्रम में रहता है। तभी उस ऑपरेशन थिएटर का डोर खुला। उसमें से 2 डॉक्टर्स और 3 नर्स बाहर निकली। उनमें से एक लेडी डॉक्टर दंदनाते हुए गुस्से में विक्रम और रोशनी के पास आई। तुम दोनों कितने घटिया माँ बाप को कोई अपने बच्चे इस तरह से मारता है क्या? तुम लोगों को अपने ही बच्चे पर जरा सा तरस नहीं आया? उसकी बॉडी पर कितने मार के निशान है और उसकी पीठ पर तो जले के भी निशान है। उस बच्चे का तो प्राइवेट पार्ट भी नहीं छोड़ा तुम लोगों ने। अरे इतनी जाति तो अपने बच्चे के साथ कोई दुश्मन भी ना करें। मुझे तो तरस आ रहा है उस छोटे से बच्चों के ऊपर। तुम लोग इधर ही रहो, मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी तुम लोगों के खिलाफ। एक बच्चे को मारते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई। और तुम तो इस बच्चे की माँ हो ना, तुम्हें अपने बच्चे को मारते हुए जरा सा भी तरस नहीं आया? विक्रम के बॉडीगार्ड, विक्रम का असिस्टेंट, रोशनी, विक्रम सब के सब शॉक्ड होकर उस लेडी डॉक्टर की बात सुन रहे थे।
तभी वहां पर वो दूसरा डॉक्टर आया और उसे शांत करते हुए बोला, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी मैडम, मेरी वाइफ थोड़ी सी इमोशनल हो गई है, वो बच्चों से बहुत प्यार करती है ना, इसलिए, और इन्हें नहीं पता कि वह बच्चा आपका नहीं। जब उसे लेडी डॉक्टर ने सुना कि उसकी पति ने अभी क्या कहा तो वो भी शर्मिंदगी से चुप हो गई। वो उन दोनों से माफ़ी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी सर, मुझे लगा कि आप दोनों उस बच्चे के माँ बाप को, और उस बच्चे की ऐसी हालत देखकर मुझसे रुका नहीं गया, इसलिए बस बोल दिया। सर मैडम, क्या प्लीज़ आपका केबिन में आकर बात कर सकते हैं? हमें आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। रोशनी और विक्रम उन दोनों की बात सुनकर उनके पीछे चल दिए। उन दोनों को भी हैरानी हुई कि कोई किसी बच्चे को इस तरह से कैसे मार सकता है। उस मेल डॉक्टर के सामने रोशनी और विक्रम बैठे हुए थे। मिस्टर कपूर, आप उस बच्चे को लेकर आए हैं, लेकिन मैं सच बताऊं तो उस बच्चे की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब है। फिजिकल उसे बच्चों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। उसकी बॉडी पर हंटर से मारने की निशान है, ऐसा लग रहा है जैसे उसे कई महीनों से मार जा रहा हो। उसकी बॉडी पर कुछ ताज़ा निशान है और कुछ बहुत पुराने निशान हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उस बच्चे के लिए कुछ एक्शन लेंगे। रोशनी और विक्रम डॉक्टर की बात सुन रहे थे, लेकिन अभी तक उन दोनों ने कुछ भी नहीं बोला। दोनों बड़े ध्यान से डॉक्टर की बात सुन रहे थे। उन्हें अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उस इंसान के ऊपर जिसने उस बच्चे को इस कदर जानवरों की तरह मारा होगा। और अब हम अपनी इम्पोर्टेंस बात पर आते हैं। इस एक्सीडेंट में उस बच्चे ने अपनी याददाश्त खो दी है। आप समझ लीजिए कि वो अपनी पुरानी यादें पूरी तरह से भूल चुका है। एक्सीडेंट के वक्त उसके मेमोरी सेल्स में काफ़ी चोट आई थी, इसीलिए हमें ऑपरेशन के थ्रू उस सेल को काटना पड़ा, क्योंकि उस सेल में उनका ब्लड क्लॉट जमा हो गया था। उस डॉक्टर की बात सुनकर विक्रम और रोशनी ने एक गहरी सांस ली। डॉक्टर, क्या मैं उस बच्चे से मिल सकती हूँ? बिल्कुल मैसेज कपूर, मिल सकती है। हमने उस बच्चे को विप रूम में शिफ्ट करवा दिया है। थैंक यू डॉक्टर। इतना कहकर रोशनी और विक्रम वहां से उठकर रूम से बाहर आए। विक्रम खुद रोशनी को लेकर उस वीआईपी रूम में गया। वहां एक नर्स उस बच्चे का बेड सेट कर रही थी। इस वक्त उस बेड पर एक बच्चा बेहोश लेटा हुआ है। रोशनी धीमे कदमों से उस बच्चे के पास गई। जब रोशनी ने उस बच्चे का चेहरा देखा तो वो उसे देखते ही पहचान गई। उस बच्चे को देखकर उसकी आंखें नम हो गई। उसके मुंह से धीरे से निकाल लियो। जब विक्रम ने रोशनी के मुंह से ये नाम सुना तो वो उसके पास गया और पूछा, बेबी गर्ल, क्या तुम इस बच्चे को जानती हो? रोशनी ने अपनी गर्दन 2-3 बार हिलाई। हाँ विक्रम, ये रेहान और आरव का दोस्त है। रोशनी की बात सुनकर विक्रम कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये रेहान और आरव कौन है, जो उसकी बेबी गर्ल ये नाम इतने प्यार से ले रही है। इसे अपने अंदर हल्की सी जलन महसूस हो रही थी। लेकिन अभी विक्रम ने कुछ नहीं पूछा। वो रोशनी की नम हो चुकी आंखों को देखकर परेशान हो गया। रोशनी ने बड़े प्यार से लियो के चेहरे पर हाथ रख। रोशनी को उस दिन का चेहरा याद आया जिस दिन उसने वीडियो कॉल पर बात की थी। तब ये बच्चा कितना खुश था, और आज इसकी ये हालत। उसके माँ बाप की डेथ कब हुई उसे तो कुछ भी पता नहीं चला, और ना ही उसे रेहान और आरव में से किसी ने बताया। रोशनी उस बच्चे की हालत देखकर समझ गई कि इसको 24 घंटे से पहले होश नहीं आएगा। विक्रम आगे बढ़ा और रोशनी के आंसू पोंछते हुए बोला, बेबी गर्ल, वो ठीक है अब, प्लीज़ तुम मत रो, मुझे बर्दाश्त नहीं होता तुम्हारा रोना। उसने रोशनी को अपने गल से लगा लिया, उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे चुप कराने लगा। कुछ देर बाद रोशनी शांत हुई। विक्रम, आपने पता लगाया? हाँ मैंने पता लगाया। इसके मॉम डैड की 2.5 महीने पहले ही डेथ हुई, और उसके बाद इसको अनाथ आश्रम में भेज दिया गया। मुझे लगता है ये मारपीट अनाथ आश्रम में ही की गई होगी। आप ठीक कह रहे हैं हनी। आधा घंटे तक रोशनी और विक्रम वहीं बैठे रहे। तभी वहां पर एक बॉडीगार्ड रोशनी की रिपोर्ट लेकर आ गया। बॉस, ये लेडी बॉस की रिपोर्ट से। विक्रम ने खुशी से वो रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट को पढ़कर विक्रम की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने रिपोर्ट एक साइड में रखी, रोशनी को अपनी गोद में उठाकर गोल गोल घूमने लगा। ओह माय गॉड बेबी गर्ल, तुम प्रेग्नेंट हो, मैं डैडी बनने वाला हूँ। खुशी की वजह से विक्रम की आंखें नम हो गई थी। विक्रम रुका और उसने सोफे पर रोशनी को अपनी गोद में बैठा लिया। विक्रम ने बहुत प्यार से रोशनी के माथे पर किस किया। तुमसे पहले तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी अपनी फैमिली भी होगी, मुझे भी कोई डैडी खाने वाली होगी। रोशनी ने आंखें छोटी कर कर विक्रम की तरफ देखा और बोली,
सिर्फ होगी क्यों, होगा क्यों नहीं। ओहो बेबी गर्ल, मुझे तो तुम्हारे जैसी क्यूट लिटिल प्रिंसेस चाहिए। उसका हाथ पकड़कर मैं अपने ऑफिस ले जाऊंगा। मेरी प्रिंसेस अपनी सारी डिमांड करेगी, मैं उसे क्वीन की तरह रखूंगा। अगर वो क्वीन होगी तो फिर मैं कौन होंगी। बेबी गर्ल आर यू जेलस? रोशनी ने इधर उधर देखकर कहा। मुझे कोई जलन नहीं हो रही। रोशनी ने विक्रम से झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए कहा। लेकिन मुझे तो महक आ रही है कहीं से जलन की। रोशनी ने गुस्सा करके विक्रम की तरफ देखा। क्या आप अपनी बेबी से ही प्यार करोगे, मुझसे नहीं? विक्रम ने रोशनी के दोनों गाल अपने हाथों से पकड़े और बोला, बेबी गर्ल मैं उससे इसलिए प्यार करूंगा क्योंकि वो तुम्हारी बेटी होगी। अगर तुम किसी बंदर के बच्चे को भी जन्म दोगी ना, मैं तब भी उससे प्यार करूंगा। आपको क्या मैं कोई जानवर लगती हूँ जो बंदर के बच्चे को जन्म दूंगी? अरे हाँ बेबी गर्ल, मुझे याद आया, तुम्हारी शक्ल बंदरिया से मिलती है। इतना कहकर विक्रम जोर जोर से हंसने लगा। विक्रम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। विक्रम को हंसते हुए देखकर रोशनी को भी हंसी आ गई और वो भी विक्रम के साथ हंसने लगी। विक्रम के हंसी मजाक में रोशनी की सारी उदासी दूर कर दी। वहां का गंभीर माहौल एकदम से खुश मिजाज हो गया था। विक्रम ने अपने 2 गॉड्स लियो के पास छोड़े। रोशनी एक बार और लियो को देखकर और बॉडीगार्ड्स को समझाकर वो वहां से रोशनी के घर की तरफ चल दिए। कार के अंदर विक्रम, मैं नहीं जानती कि आज जो सच्चाई मैं आपको बताऊंगी उसके बाद आपका क्या रिएक्शन होगा। मैं वैसे उम्मीद कर सकती हूँ कि आप मेरे जीवन से कभी ना जाए। ये सारी बातें रोशनी अपने मन में सोच रही थी। हनी, घर जाकर मुझे आपसे किसी को मिलवाना है। बेबी गर्ल, ये तुम मुझसे कितनी बार बोल चुकी हो। हम घर जा रहे हैं ना, तुम जिससे भी मिलवाना चाहती हो मिलवा देना। तुम्हें इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने मना किया हमारी शादी के लिए तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं सब देख लूँगा। और अगर मेरे साले ने बीच में टांग अड़ाई तो उसे भी मैं देख लूँगा। उसकी बात सुनकर रोशनी उसकी तरफ घूरने लगी। ओहो बेबी गर्ल, अब मैं तुमसे शादी करूँगा तो तुम्हारा भाई मेरा साला ही लगेगा ना। मैं तो बस उसके रिश्ते से ही पुकार रहा हूँ। रोशनी उसकी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे उससे पूछ रही हो, ओ रियली? अब उन सब को छोड़ो, तुमने मुझे कितना याद किया इन दिनों में। आरव और रेहान से मिलकर विक्रम का क्या होगा रिएक्शन? चैप्टर 86 रीबॉर्न टू लिव लाइफ 86। नहीं, मैंने आपको बिल्कुल भी याद नहीं किया, बल्कि मैं तो काफ़ी फ्री थी और आपने आते ही मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। विक्रम रोशनी की तरफ देखकर बोला, क्या सच में मैंने तुम्हें परेशान किया? मुझे लगता है बेबी गर्ल मैंने तुम्हें अभी तक परेशान नहीं किया। शायद मुझे तुम्हें परेशान करना चाहिए था। विक्रम ने रोशनी की नाक खींचते हुए सब कुछ कहा। हनी प्लीज़ नोज मत खींचे। विक्रम ने उसकी नाक पर किस कर लिया। विक्रम ने रोशनी को अपनी गोद में बिठाकर कहा, अब अच्छी तरह से आराम कर लो। विक्रम की बात मानकर रोशनी उसकी गोद में ही अपना सिर उसके सीने पर रख कर लेट गए। दूसरी तरफ परी विला में हलचल मची हुई थी चारों तरफ। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी काम करो, मेरा होने वाला दामाद आ रहा है। प्रेमा जी किचन में जाकर बोली, महाराज जी खाना आज सबसे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। मुकेश जी प्रेमा जी को समझाते हुए बोले, प्रेमा जी सब हो जाएगा, आप इतनी हड़बड़ी क्यों कर रही है? अरे क्या हो जाएगा, जब तक मैं नहीं देखूंगी तब तक कुछ नहीं होगा। और प्लीज़ आप मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। आज हमारा होने वाला दामाद पहली बार घर आ रहा है, मैं सब कुछ अच्छे से करना चाहती हूँ ताकि उन्हें हमेशा याद रहे कि उनका ससुराल में पहला दिन कितना अच्छा था। प्रेमा जी की बात सुनकर मुकेश जी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। अब वो बिल्कुल भी बीच में नहीं बोलने वाले थे, अगर बोला तो उनकी खैर नहीं। प्रिया रूम में परी को रेडी कर रही थी। बेबी आज आपकी बुई अपने साथ आपके फूफा जी को भी लेकर आ रही है। आज हमारी परी बहुत मस्ती करेगी उनके साथ। दूसरी तरफ आरव ने जब अपनी नानी की बातें सुनी तो वह आधी बातें सुनकर ही ऊपर भाग गया। भाई भाई भाई, आपने सुना डैडी आने वाले हैं? क्या उनका मिशन पूरा हो गया? भाई मैं बहुत खुश हूँ, हम आज पहली बार डैडी से मिलेंगे। आरव की बात सुनकर रेहान के कान खड़े हो गए और वो दौड़ते हुए उसके पास आया। आरव, क्या तुमने जो बात कही वो सच है? बताओ ना आरव, क्या सच में डैडी आने वाले हैं? रेहान को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो इतने सालों से अपने डैडी का इंतजार कर रहा था, फाइनली आज वो खत्म हो जाएगा। हाँ भाई, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आपको पता है नानी डैडी के स्वागत के लिए तैयारी कर रही है। अब तो लियो भी हमारे पास आ जाएगा।
मम्मा और डैडी दोनों मिलकर लियो को हमारे पास ले आएंगे। हाँ आरव, अब तो कोई नहीं रोक सकता लियो को हमारे पास आने से। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लियो को उस अनाथ आश्रम से बाहर निकाल लेंगे और देखना मम्मा और डैडी उस एंटोनियो को सबसे बुरी सजा दिलवाएंगे। आज आरव और रेहान सच में इतने महीना के बाद उनके चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई दे रही थी। प्रिया नीचे आए और बोली, मम्मी सारी तैयारियां हो गई। हाँ बेटा, सारी तैयारियां हो गई, बस अब तो मेरे दामाद के आने का इंतजार है। दूसरी तरफ कपूर विला में हर मंगलवार को कीर्तन रखा जाता था। यहाँ पर काफ़ी बड़े खानदान की रिप्यूटेड लेडीज आया करती थी। इस वक्त हॉल में सारी लेडीज कीर्तन करने के बाद बैठी हुई थी। पूनम प्रीति नौकरों से उन सब के लिए खाना बनवाने का बोल रही थी। हंसी खुशी वाले माहौल में एक लेडीज बोलने लगी, चंद्रिका एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, बिना बच्चों के घर घर नहीं होता। तुम्हारे दोनों फोटो की शादी को कितने साल हो गए, अभी तक उन दोनों को कोई बच्चा नहीं हुआ। भले ही तुम्हें मेरी बात कड़वी लगे, लेकिन बात सच है। हम सबको देख लो, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास उसके परपोते या परपोती आना हो। और तुम जानती हो चंद्रिका, अपने बच्चों के बच्चों को देखने में कितना सुख मिलता है। मैं तो तुमसे सीधी सी बात कहती हूँ, अपने बच्चों की दूसरी शादी करने के बारे में सोच लो, क्या पता उसके बाद तुम्हें ये सुख मिल जाए। बिल्कुल सच कहा तुमने, मैं भी तुम्हारी बात मानती हूँ। उनमें से दूसरी लेडी ने बोला, क्या पता चंद्रिका तुम्हारी ये दोनों पोता बहू बांझ हो। लेडीज की बात सुनकर मीना जी, कुसुम जी और चंद्रिका जी को बहुत गुस्सा आया। और उन लेडीज की बात सुनकर आज पहली बार पूनम और प्रीति के दिल में तीर की तरह चुकी थी, जो बर्दाश्त के बाहर थी। तभी उन सबको करारा जवाब देती हुई चंद्रिका जी ने कहा, तुम लोगों को हमारे घर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मेरी पोता बहुत बांझ हो या ना हो, तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है उनके बारे में ऐसा बोलने का। तुम लोगों को अपनी गंदी जबान से इतना भी गंदा नहीं बोलना चाहिए। वो हमारी बहू है, जब हमें कोई परेशानी नहीं है तो तुम लोगों को इतनी खुजली क्यों मच रही है। जिस घर में तुम लोग कीर्तन के लिए आए हो, उसी घर की बहू के बारे में बुराई करते हुए तुम सबको शर्म नहीं आती। तुम सब औरत होकर भी दूसरी औरत की इज्जत करना नहीं जानती और उम्मीद करती हो कि कोई दूसरा तुम्हारी इज्जत करे। पूनम बहू, खाना बनवाना रोक दो। मुझे इन जैसे दोगले लोगों को कोई खाना नहीं खिलाना अपने घर का। तुम सबके सब निकल जाओ अभी के भी यहाँ से। मीना जी और कुसुम जी को तो कुछ बोलने का मौका ही नहीं मेरा। आज चंद्रिका जी ने उन सब की खुद ही वोट लगा दी थी। आज पहली बार पूनम और प्रीति को अपनी दादी माँ के ऊपर इतना प्यार आ रहा था। उन दोनों ने बिना किसी की परवाह किए भागकर दादी माँ को गले से लगा लिया। उनके गले लगकर वो फूट फूट कर रोने लगी। इधर मीना जी ने सबको घर से बाहर भेज दिया था। अब वहां पर सिर्फ सुलोचना की और मालती की बची थी। अरे पागल, तुम दोनों रो क्यों रही हो? देखो मेरी साड़ी खराब हो रही है, मैं पिटाई लगा दूंगी तुम दोनों की। दादी माँ की बात सुनकर दोनों रोते रोते ही हंसने लगी। पूनम और प्रीति ने दादी माँ के दोनों गालों पर किस कर दिया। उन दोनों की किस पाकर दादी माँ भी हल्की सी शर्मा आ गई। तुम दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन जैसे लोगों के बारे में ज्यादा मत सोचना। उन जैसे लोगों का काम ही है गंद फैलाना। सुलोचना जी और मालती जी ने एक साथ कहा, अरे चंदू, आज तो तुम्हें कमाल कर दिया। आज लग रही हो बिल्कुल हमारी पटाखा चंदू। चैप्टर 87 रीबॉर्न टू लिव लाइफ 87। क्या भगवान के लिए तुम दोनों मुझे चंदू चंदू बोलना बंद कर सकती हो? मुझे अजीब सी फीलिंग आती है, मुझे नहीं अच्छा लगता है ये नाम। सुलोचना और मालती जी दोनों अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोलती हैं। ऐसा क्या? चंद्रिका जी समझ गई कि वो दोनों ही उसका मजाक उड़ा रही है। कुसुम बहू, क्या तुमने पता किया तुम्हारा बेटा कब तक आ रहा है? मम्मी जी, क्या हो गया आज आप उसे मेरा बेटा क्यों बोल रही है? अपना प्यारा पोता क्यों नहीं बोल रही? मेरा प्यारा पोता मेरी बात तो सुनता ही नहीं है। तभी वहां पर एक लेडी की आवाज आती है, ऐसा कौन है चाची जो आपकी बात नहीं मानता? मुझे बताए, मैं उसे ठीक कर दूंगी। वही है तुम्हारा बड़ा भतीजा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा चाची, अब तो वह आपकी बात मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? मैं अपने साथ ऐसे किसी इंसान को लेकर आई हूं जिसे देखते ही आप खुश हो जाओगे। उस औरत को देखकर सबके चेहरे पर अलग अलग रिएक्शन थे। कोई खुश था तो किसी के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था, तो कोई उसे देखकर मुंह टेढ़ा कर रहा था। ये है इनकी भूली बिसरी रिश्तेदार पद्मिनी, जो रिश्ते में विक्रम की बुआ लगती है। 1-2 साल में कपूर मैंशन में अपना डेरा जमा करा ही जाती है, किसी न किसी बहाने से।
चाची इससे मिलो, ये है मेरी सहेली की बेटी सारा, आज ही अमेरिका से आई है। सारा ने एक वाइट और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन का कुर्ता प्लाजो पहना था। वह किसी भी एंगल से अमेरिका रिटर्न नहीं लग रही थी। सारा ने झुककर सारी बड़ी लेडीज के पैर छुए। पूनम प्रीति के कान में बोली, अब ये बुआ जी कौन सा अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए यहाँ आ गई, और अपने साथ ये किस पूछ को ले आए। अरे मुझे क्या पता आखिर इनका मकसद क्या है, देखते हैं अब बुआ जी क्या करने वाली है। अगर इन्होंने कोई भी गेम भैया के खिलाफ खेलने की कोशिश की ना तो भैया इनको छोड़ेंगे नहीं। और इस लड़की को देखकर तो मुझे पूरा अंदाजा लग गया है, जरूर बुआ जी भैया के लिए इस लड़की को लेकर आए हैं। आप सच कह रहे हो दीदी। और देखो तो कितनी संस्कारी बन रही है, शक्ल से तो संस्कारी नहीं लगती। तुम भैया के बारे में सोचना छोड़ो, बस अपने पति को दूर रखना इस चुड़ैल से। तुम भी दीदी। बिल्कुल, मैं तो अपने विवेक को इसके आसपास भी नहीं भड़कने दूंगी। पूनम प्रीति की कमर पर चुटकी काटते हुए बोली, क्या बात है, बड़ी प्रोटेक्टिव हो रही हो जीजू के लिए। बिल्कुल, मैं प्रोटेक्टिव हूँ अपने हस्बैंड के लिए, आखिरकार मेरा हस्बैंड इतना हैंडसम जो है। अपनी प्रीति दीदी की बातें सुनकर पूनम को हंसी आ रही थी। शादी से पहले उसकी दीदी कितनी ज़्यादा रिजर्व रहती थी, और आप देखो कैसे जीजू के लिए प्रोटेक्टिव हो रही है। पूनम ने अपनी आंखें रोल करते हुए वापस अपनी नज़रें बुआ जी के ऊपर गड़ा ली। पूनम उनके हर एक रिएक्शन और एक्सल को देखना चाहती थी। अरे पद्मिनी बेटा, ये लड़की तो बड़ी सुंदर है। हाँ चाची जी, सुंदर ही नहीं है, संस्कारी भी बहुत है। अमेरिका में जाकर भी अपनी संस्कृति नहीं भूली। अपने बड़ों का आदर करना, खाना बनाना, अपना खुद का काम करना कभी किसी नौकर से नहीं करवाती। आज तक इसने एक भी बॉयफ्रेंड नहीं रखा। अपनी पढ़ाई से मतलब रखती है बस, वरना आप तो जानती हो ना चाची, आजकल के बच्चे तो 15 साल की उम्र से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारी सारा पूरे 29 साल की हो गई है, लेकिन आज तक किसी लड़के से कोई मतलब नहीं रखा इसने। पद्मिनी ने सारा के सिर पर हाथ फेरते हुए दादी माँ की तरफ देखकर कहा। एक सोफे पर बैठी मीना जी और कुसुम जी बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी। तभी मीना जी कुसुम जी के कान में बोली, दीदी क्या ये जितनी तारीफ कर रही है उतना सच भी है। अरे मुझे क्या मतलब है, सच बोल रही है या झूठ, मुझे कौन सा इसे अपनी बहू बनाना है। मीना जी थोड़ा दूर हटे बोली, हाँ दीदी ये तो आप सही बोल रहे हो। उसके बाद दोनों फिर से पद्मिनी की बात सुनाने लगी। अपनी तारीफ सुनकर एक सोफे पर बैठी सारा एकदम मासूम बच्ची की तरह शर्माए जा रही थी, जैसे उससे ज़्यादा मासूम इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। अरे मालती, ये पद्मिनी इस लड़की की इतनी तारीफों के पुल क्यों बांधे जा रही है चंद्रिका के सामने, क्या तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? जितना मैं इसे जानती हूँ ये बिना मकसद के कभी कोई काम नहीं करती। सही कह रही हो मालती, आज तो यह चाशनी में डूबो डुबोकर अपने शब्द फेंक रही है चंद्रिका के ऊपर। इधर दादी माँ इतनी तारीफ सुनकर सारा की तरफ देखने लगी। सारा सुंदर है, संस्कारी भी है। फिर दादी माँ ने सोचा, लेकिन यह मेरी रोशनी की जितनी सुंदर नहीं है। अगर रोशनी और विक्रम के बच्चे होते तो वह कितने क्यूट होते हैं, कितने खूबसूरत होते। ये क्या, दादी माँ के सपने फिर से जागने लगे। दादी माँ को जो एहसास पहली बार रोशनी से मिलकर हुआ था, वह एहसास तो दादी माँ को कभी पूनम और प्रीति से भी नहीं हुआ था। दोनों से प्यार तो करती थी, लेकिन रोशनी के लिए उनके दिल में एक अलग ही जगह, एक अलग ही फीलिंग्स थी जो वह बता नहीं पाती थी। दादी माँ को सपनों से बाहर लाते हुए पद्मिनी की फिर से बोली, चाची क्या हुआ, आप कहाँ खो गई? कहीं नहीं, तुम क्या कह रही थी? चाचा जी मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अब विक्रम की उम्र हो गई है, उसे शादी के बंधन में बंधवा दीजिए। अगर एक बार उसकी शादी हो गई ना, फिर आपके इशारों पर नाचेगा वह, और इसीलिए आज मैं यहाँ पर सारा को मिलवाने लाई हूँ आपसे। पद्मिनी की बात सुनकर सब लोग समझ गए उनके यहाँ आने का मकसद। दीदी आपने बिल्कुल सही कहा था, ये भैया के लिए ही जाल बिछाने आए हैं। पूनम और प्रीति आपस में ही खुशी कर रहे थे। जब कुसुम जी ने बात सुनी तो उनकी आंखें सिकुड़ गई। वह तो अपने पति के ऊपर कितना दबाव बना रही थी कि वह रमन जी से बात करें, और यह यहाँ पर इसको लेकर आ गई। फिर अपने मन में बोली, पद्मिनी तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मेरे घर की बहुत रोशनी बनेगी। जिंदगी में पहली बार मुझे कोई लड़की पसंद आए अपने बेटे के लिए, मैं उसे ऐसे ही जाने नहीं दूंगी। और तुम्हारी इस मेकअप की दुकान को कभी अपने बेटे की जिंदगी में आने नहीं दूंगी। बड़ी आई सुशील, सुंदर, संस्कारी बताने वाली। ये सारी बातें कुसुम जी अपने मन में बोल रही थी।
दूसरी तरफ लंदन में इस वक्त रोशनी की कार परी विला के बाहर खड़ी थी। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया तो गेटकीपर ने कार को देखकर गेट खोल दिया। कार के अंदर जितना शांत विक्रम लग रहा था, लेकिन अंदर से वह बिल्कुल भी शांत नहीं था। उसे पहली बार डर लग रहा था कि उसके होने वाले ससुराल वाले क्या रिएक्शन देंगे। इंडिया का मोस्ट हैंडसम एलिजिबल बैचलर जो आज तक किसी से नहीं डरा, उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज वह किसी के रिएक्शन के लिए परेशान हो रहा था। अगर किसी को पता चल गया कि निडर करूर एरोगेंट विक्रमादित्य कपूर अपनी बेबी गर्ल के घर वालों से मिलने से डर रहा है तो किसी को भी यकीन नहीं होता। और इन्हीं सब के चक्कर में उसने रोशनी का हाथ कसकर पकड़ लिया। अपने हाथ पर विक्रम की पकड़ मजबूत देखकर रोशनी समझ गई कि विक्रम थोड़ा सा परेशान है। रोशनी विक्रम के गाल पर किस करते हुए कहा, क्या बात है मिस्टर आदित्य कपूर, आप थोड़े से घबराए हुई लग रहे हैं। विक्रम जो रोशनी किस पाकर खुश हुआ था, उसकी नेक्स्ट बात सुनकर रोशनी को घूरने लगा। रोशनी मासूम शक्ल बनाकर उसकी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ हनी? कुछ नहीं बेबी गर्ल, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। रोशनी विक्रम का रिएक्शन देकर समझ गई क्या अब उसके खैर नहीं है। वह बिल्कुल शांत होकर बैठ गई। विक्रम सबसे पहले कार से उतरा, फिर उसने ध्यान से रोशनी को कार से उतारा। मुकेश जी, प्रेमा जी और प्रिया परी चारों इस वक्त गेट के पास खड़े थे। प्रेमा जी के हाथों में स्वागत की थाली थी। रोशनी और विक्रम प्रेमा जी के सामने खड़े थे। प्रेमा जी ने दोनों का तिलक किया और उन्हें घर के अंदर आने के लिए बोला। परी जो कब से अपनी बुई के पास जाना चाहती थी, लेकिन प्रिया ने उसे अपनी गोद से नहीं उतरा। अगर वह उतार दे तो सीधे रोशनी के ऊपर चढ़ जाती। प्रेमा जी और मुकेश जी बड़े आदर के साथ विक्रम को घर के अंदर ले गए। विक्रम को उन दोनों का स्वीट नेचर बहुत अच्छा लग रहा था। दामाद जी आप यहाँ बैठिए। रोशनी तो गेट से ही अपनी माँ का रिएक्शन देख रही थी। मम्मी मैं भी हूँ, आपने मुझे तो बैठने के लिए नहीं बोला। प्रेमा जी ने रोशनी के सिर पर चपत लगाते हुए कहा, तुम क्या कोई मेहमान हो जो तुम्हें बैठने के लिए बोलूगी? आज रोशनी बिल्कुल स्पीचलेस हो गई थी। उसकी माँ ने उसके सिर पर चपत लगाई जो इन 6 सालों में कभी नहीं लगाई थी। लेकिन रोशनी यह बात भूल गई थी कि अब किस तरह का बिहेवियर करती है और इन 6 सालों में उसने किस तरह का बिहेवियर किया था। अब रोशनी के अंदर बचपना दिखता था। पहले उसके अंदर एक मैच्योर लेडी दिखती थी, इसीलिए आज प्रेमा जी ने उसकी बात पर चपत लगा दी। रोशनी प्रिया के पीछे किचन में चली गई। उसने किचन में जाकर परी को अपनी गोद में लिया। मुकेश जी ने विक्रम से बात करना स्टार्ट कर दिया। शुरुआत में तो विक्रम को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो बात करते गए विक्रम उनके साथ कंफर्टेबल हो गया और वह भी उनसे बातें करने लगा। पहले तो उन दोनों ने कुछ बिजनेस से रिलेटेड बातें की, फिर उसके बाद उन दोनों का टॉपिक रोशनी के ऊपर आ गया। ऊपर रेहान और आरव के रूम में। आपने बिल्कुल ठीक किया भाई, हम उनसे नाराज हैं। जब तक डैडी हमें मनाने नहीं आएंगे हम नहीं जाएंगे उनसे मिलने के लिए नीचे। उन्होंने हमें कितना इंतजार करवाया, अब उन्हें हमारा इंतजार करना पड़ेगा। मैं उनसे कोई बात नहीं करूंगा। रेहान एक बार विक्रम को देखकर ऊपर आ गया था, क्योंकि अगर वह ज़्यादा देर तक विक्रम को देखा तो वह विक्रम के पास चला जाता, लेकिन अभी उसे अपना गुस्सा विक्रम के ऊपर उतरना था। वह दोनों चाहते थे कि उनके डैडी उन्हें मनाए। बेचारे बच्चों को तो अभी यह भी नहीं पता था कि उनके पिता को तो पता भी नहीं है कि उसके दो बच्चे नाराज होकर उसका ऊपर इंतजार कर रहे हैं। इधर नीचे विक्रम इस बात से बेखबर कि उसके 2 डेविल्स उसका ऊपर इंतजार कर रहे हैं ताकि वह उसे मनाने आए। प्रिया विक्रम के लिए स्नैक्स और ड्रिंक लेकर आए। रोशनी सोफे पर बैठी परी के साथ खेल रही थी। विक्रम बीच बीच में रोशनी को देख ले रहा था। भाई मैं तो उनसे बोलूँगा कि वह मेरे साथ हर जगह घूमने जाएं। मुझे वाटर पार्क जाना है, अमेजन पार्क जाना है, मुझे सब जगह जाना है डैडी के साथ। आरव ने अपनी फरमाइशें अभी से बताना शुरू कर दिया। अब उसके अंदर के जो अरमान दबा रखे थे उसने अब वह बाहर निकाल कर आ रहे थे। विक्रम को देखकर रेहान और आरव अंदर से इतने खुश थे कि उन्हें शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते। नीचे हॉल में जब रोशनी की नज़र विक्रम के स्नैक्स पर पड़ी तो उसने विक्रम की तरफ देखकर कहा, हनी आप ये येलो वाली पेस्ट्री मत खाना। पहली बात तो उसके मम्मी पापा और प्रिया उसके मुंह से विक्रम के लिए हनी सुनकर आंखें फाड़कर उसे देखने लगे। प्रिया ने रोशनी से पूछा, गुड़िया ये येलो पेस्ट्री क्यों नहीं खा सकते? वो भाभी माँ हनी को दालचीनी से एलर्जी है ना, और आप हमेशा इसमें दालचीनी डालते हो इसीलिए कहा। प्रिया ने अपना मुंह गोल करके कहा।
अब रोशनी के लिए विक्रम को हनी कहना बहुत ही नॉर्मल हो गया था, इसीलिए वो ध्यान ही नहीं दे रही थी कि जब जब उसके मुंह से विक्रम के लिए हनी निकल रहा था उसके पेरेंट्स और प्रिया उसे ही देखे जा रहे थे। उन लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रोशनी कभी किसी को इस तरह से बुलाएगी। वो लोग तो हमेशा इसी डर में रहते थे कि रोशनी कभी शादी करेगी भी या नहीं, लेकिन अब उन लोगों को झटके पर झटके लग रहे थे। लेकिन विक्रम ने उन सब का रिएक्शन नोटिस कर लिया था और उसे बहुत खुशी हो रही थी कि उसकी बेबी गर्ल उसे अपने परिवार वालों के सामने भी हनी बुला रही है। उसके पेट में तितलियां उड़ रही थी, लेकिन उसके फेस पर कुछ भी शो नहीं हो रहा था। तभी बीच में विक्रम बोला, बेबी गर्ल तुम मुझे किसी से मिलवाने वाली थी ना? विक्रम की बात सुनकर रोशनी को याद आया कि अब वक्त आ गया है विक्रम को रेहान और आरव से मिलवाने का। अब डिपेंड करेगा विक्रम के ऊपर उसे क्या करना है। इस वक्त रोशनी भी अंदर से डर रही थी। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी एक आंख और नाक के ऊपर रोशनी की जिंदगी टिकी। रोशनी के मम्मी पापा को नहीं पता था कि रोशनी ने आरव और रेहान के बारे में विक्रम को अभी तक नहीं बताया। चैप्टर 88 रीबॉर्न टू लिव लाइफ 88। रोशनी विक्रम का हाथ पकड़कर ऊपर सीढ़ियों की तरफ जल दी। नीचे हॉल में वो तीनों उन दोनों को ही जाते हुए देख रहे थे। प्रिया ने प्रेमा जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मम्मी सब ठीक तो होगा ना? मुझे अपने भगवान जी का पूरा भरोसा है, वह मेरी रोशनी के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। वही उम्मीद मुकेश जी की आंखों में भी दिख रही थी। हर एक सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हुए रोशनी की पकड़ विक्रम के हाथों पर कश्ती जा रही थी। यह शायद उसकी नर्वसनेस की वजह से था। विक्रम ने भी महसूस कर लिया कि रोशनी परेशान है। रोशनी और विक्रम रेहान और आरव के रूम के बाहर खड़े थे। विक्रम सारी बातों से अनजान कि कुछ देर में उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। वो हर चीज से बेखबर अपनी बेबी गर्ल के पीछे पीछे चल रहा था। रोशनी ने धीरे से रूम का दरवाजा खोला। अंदर रूम में रेहान और आरव ने दरवाजे की आवाज़ सुनी तो वह दोनों दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठ गए। विक्रम और रोशनी रूम के अंदर आए जहां उन दोनों की नज़र बेड पर बैठे रेहान और आरव पर पड़ी। इसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। दो नन्हे बच्चों को देखकर विक्रम कंफ्यूज हो गया। उसने मुड़कर रोशनी की तरफ देखा। रोशनी को अंदर से काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके रेहान और आरव को आवाज़ लगाई, बेबी पीछे देखो, आपसे मिलने कौन आया है। तभी रोशनी और विक्रम के कानों में प्यारी सी नन्हे से आरव की आवाज़ सुनाई दी, मम्मा हम डैडी से नाराज है, हम बात नहीं करेंगे। आरव की बात सुनकर विक्रम की आंखें और मुंह खुला का खुला रह गया। उसके कानों में दो आवाज़ गूंज रही थी, मम्मा डैडी, मम्मा डैडी। विक्रम ने मुड़कर रोशनी की तरफ देखा। रोशनी उसे देखकर समझ गई कि विक्रम को बहुत बड़ा झटका लगा है। इस वक्त रोशनी के हल्के हल्के हाथ कांप रहे थे जो विक्रम की तरफ बढ़ा रही थी। रोशनी विक्रम को छू पाती उससे पहले ही रेहान और आरव, जो इतनी देर से खुद को कंट्रोल करके गुस्सा होने का नाटक करते हुए बैठे थे, अब उन दोनों से रहा नहीं गया। उन्होंने मुड़कर विक्रम की तरफ देखा और नाराजगी से बोले, डैडी हम आपसे बहुत नाराज है। हाँ डैडी, आरव भी आपसे बहुत नाराज है। आपने अपना मिशन खत्म करने में इतना वक्त लगा लिया, आपको पता है हम आपको कितना याद करते थे। रेहान और आरव की आवाज़ कर्कश होने लगी थी। उनकी आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वह दोनों अभी फूट फूट कर रोने लगेंगे। क्या आपको हमारी बिल्कुल याद नहीं आती थी? क्या आप हमसे प्यार नहीं करते? रोशनी की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी उन लोगों के बीच में बोलने की। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके दोनों बेबीज अपने डैडी से इतना प्यार करते होंगे। अब रोशनी को और भी ज़्यादा डर लग रहा था कि अगर विक्रम पीछे हट गया तो उसके बच्चों का दिल टूट जाएगा। शायद वह दोनों विक्रम को ही अपना डैडी समझ रहे थे, अपने असली डैडी। डर की वजह से रोशनी अपने कदम पीछे खींचने लगी। उससे अब वहाँ रुका नहीं जा रहा था। आज वह सबसे ज़्यादा कमज़ोर फील कर रही थी, क्योंकि विक्रम ने उसके अंदर के सारे इमोशंस को जगा दिया था जो वह इस वक्त महसूस कर रही थी। रोशनी पीछे मुड़कर चुपचाप वहां से निकालकर गार्डन एरिया की तरफ चली गई। उसे इस वक्त खुद को शांत करना, उसके अंदर एंजाइटी फील हो रही थी। गार्डन में जाकर रोशनी चुपचाप झूले पर बैठ गई और वहां के हरे भरे पौधों को देखने लगी और सोचने लगी क्या अब उसकी जिंदगी इसी तरह से हरी भरी रहेगी, यह बहुत कुछ बदल जाएगा। रेहान और आरव के रूम में ना तो रेहान और आरव का ध्यान गया और ना ही विक्रम का कि रोशनी वहां से चली गई है। विक्रम इस वक्त किसी स्टैचू की तरह खड़ा हुआ था और वह दोनों जो बोल रहे थे वह चुपचाप सुने जा रहा था और ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था कि हो क्या रहा है।
जब विक्रम ने ध्यान से उन दोनों बच्चों को देखा, उन दोनों के चेहरे के फीचर्स देखें और उन दोनों की हाइट से वह समझ गया कि दोनों बच्चे 4-5 साल के हैं। आरव ने विक्रम को हाथ से पकड़कर हिलाया। क्या हुआ डैडी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बताए ना, आप हमसे मिलने इतने साल क्यों नहीं आए? क्या आपको हमारी बिल्कुल भी याद नहीं आई? क्या हम लोग अच्छी नहीं है? तभी रेहान ने विक्रम का दूसरा हाथ पकड़ लिया और बोला, डैडी क्या आपका मिशन बहुत ज़्यादा डेंजरस था जो आपको हमारे पास आने में इतने साल लग गए? अपने भाई की बात सुनकर आरव को भी ध्यान आया कि उसके डैडी तो अपने देश के लिए बहुत सारे बुरे लोगों से फाइट करते हैं और उन्हें छुपाकर रहना पड़ता है। सॉरी डैडी, हम भूल गए थे कि आप तो बहुत सारे लोगों की जान बचाने के लिए बहुत सारे डेंजरस मिशन पर जाते हो। क्या आप ठीक हो डैडी? इस वक्त रेहान और आरव की नाराजगी विक्रम की चिंता में बदल गई। डैडी क्या प्लीज़ आप नीचे झुक सकते हैं? विक्रम उन दोनों की बात मानकर नीचे अपने घुटनों के बल बैठ गया। विक्रम के नीचे बैठते ही आरव और रेहान ने कसकर विक्रम को गले लगा लिया और वह दोनों नन्हे बच्चे आज पहली बार अपने डैडी के गले लगकर रोने लगे। आरव रेहान जोर जोर से रो रहे थे। जब वह दोनों बच्चे विक्रम के गले लगे तो विक्रम को ऐसा लगा जैसे कोई उसका ही जिगर का टुकड़ा आज सालों बाद मिला हो। विक्रम समझ गया था कि दोनों उसके बच्चे हैं। आज तो विक्रम की आंख से भी आंसू नहीं रुक रहे थे। विक्रम दोनों बच्चों के गले लगते ही समझ गया कि उसके और उसकी बेबी गर्ल के बच्चे हैं। विक्रम ने रेहान और आरव को कसकर अपने गले से लगा लिया जैसे वो उन दोनों को कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा। आज विक्रम भूल गया था कि वह एक आदमी है और वो अपने बच्चों के साथ अपने दर्द भरे आंसू बहा रहा था। उसकी आंखों में खुशी भी थी। विक्रम ने दोनों बच्चों को खुद से अलग किया और उन दोनों के आंसू पोंछे। वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। विक्रम दोनों बच्चों के चेहरे को चूमने लगा। जैसे एक माँ अपने बच्चों से बहुत दिनों के बाद मिलती है, वैसा ही कुछ रिएक्शन विक्रम का था। उनके चेहरे को चूमकर विक्रम ने फिर से दोनों को गले लगा लिया और अपनी कर्कश आवाज में बोला, आई एम सॉरी बेबी, आई एम सो सॉरी, लेकिन अब आपके डैडी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। डैडी ने अपना सबसे डेंजरस मिशन कंप्लीट कर लिया है। विक्रम फिर अपने मन में बोला, मेरा सबसे डेंजरस मिशन अपनी बेबी गर्ल से दूर रहना था और आज पता चला मेरे इतने प्यारे बच्चे हैं। उसने मुड़कर पीछे देखा लेकिन वहां उसे रोशनी कहीं नजर नहीं आई। चैप्टर 89 रीबॉर्न टू लिव लाइफ 89। आरव ने अपने दो नन्हे हाथों से विक्रम का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, डैडी आप मेरी तरफ देखिए, आप उधर क्यों देख रहे हो? हम दोनों आपसे नाराज हैं, हम बात नहीं करेंगे आपसे। आप इतने साल दूर रहे हमसे, आपको पता है मैं और भाई आपको कितना याद करते थे, लेकिन हमने कभी मम्मा से नहीं कहा क्योंकि हमें पता था कि आप एक मिशन पर गए हो। मम्मा ने बताया कि आप हमसे बात नहीं कर सकते क्योंकि आपका मिशन बहुत ज़्यादा सीक्रेट था। आपको पता है मैं और भाई बहुत समझदार है, हमने उसके बाद कभी मम्मा से नहीं पूछा क्योंकि जब हम मम्मा से पूछते थे आपके बारे में तो वो उदास हो जाती थी, इसलिए हमने पूछना बंद कर दिया क्योंकि हम अपनी मम्मा को बिल्कुल भी उदास नहीं देख सकते, लेकिन हमें याद आती थी आपकी। विक्रम चुपचाप आरव की बातें सुन रहा था। उसके अंदर इतना दर्द उठ रहा था कि वो बयान नहीं कर सकता था। उसकी बातें सुनकर नन्हा आरव ये सारी बातें बड़ी मासूमियत से बोल रहा था। माय सन, बस एक बार आप अपने डैडी को माफ़ कर दो, फिर देखना आपके डैडी कभी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। विक्रम ने दोबारा से दोनों बच्चों के माथे पर बड़ी शिद्दत से किस कर दिया। विक्रम का किस महसूस करके आज पहली बार आरव और रेहान को एक पिता के होने का एहसास हो रहा था, जो उन दोनों के लिए बहुत खूबसूरत था और सुरक्षित एहसास था। क्या आप दोनों नीचे चलकर अपने नाना नानी के पास जाना चाहोगे? नो डैडी, आज हमें आपके साथ रहना है। इतना कहकर एक तरफ रेहान और एक तरफ आरव दोनों ही विक्रम की गोद में बैठ गए। वह दोनों इतने अच्छे मौके को गंवाना नहीं चाहते थे। विक्रम को जल्द से जल्द रोशनी से बात करनी थी, इसलिए वह दोनों को गोद में लेकर ही उठा गया। वाओ डैडी, आप तो बहुत स्ट्रांग हो, आपने हम दोनों को एक साथ उठा लिया। आराम तो खुशी से बच्चों की तरह ताली बजाने लगा, उसे बड़ा मजा आ रहा था अपनी डैडी की गोद में। रोशनी भी उसे गोद में लेती थी, लेकिन वह अपनी मम्मा को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो ज़्यादा रोशनी की गोद में नहीं जाता था। लेकिन आज उसे अपने डैडी की गोद में बहुत अच्छा लग रहा था। आज वो सच में एक नन्हा आरव और एक नन्हा रेहान लग रहे थे। तभी रेहान को कुछ याद आया, डैडी अब आप आ गए हैं तो अब आप लियो को हमारे पास ले आएंगे ना? तभी बीच में आरव बोला,
हाँ डैडी, आप प्लीज़ लियो को यहाँ ले आओ, वह लोग लियो को अनाथ आश्रम में बहुत परेशान करते हैं। रेहान और आरव की बात सुनकर विक्रम को उस अस्पताल वाले बच्चे की याद आ गई। अब समझ आया कि उसकी बेबी गर्ल उस बच्चे को कैसे जानती है। वो बच्चा उसके दोनों बेटों का दोस्त है। विक्रम को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा अपने दोनों बेटों को एक्सेप्ट। वह इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था जैसे बरसों से वह अपने बच्चों के साथ रह रहा हो, और दोनों बच्चे भी ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे कितने सालों से अपने डैडी के साथ रह रहे थे। उन दोनों को बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा था जैसे वह अपने डैडी से पहली बार मिल रहे हो। उनकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उनके डैडी उन्हें 1 महीने पहले छोड़कर चले गए थे और आज आए बिजनेस ट्रिप से। विक्रम ने उन दोनों से कहा, ठीक है, मैं आपके दोस्त को आप दोनों के पास लेकर आऊँगा। विक्रम अपने बच्चों की बात कैसे टाल सकता था जो इतने सालों बाद मिला है। विक्रम को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। उसके दोनों बच्चे, उसकी बेबी गर्ल प्रेग्नेंट है, उसे अपना पूरा परिवार मिल गया। उसे अपनी ज़िंदगी से कुछ भी नहीं चाहिए, अब वो सिर्फ अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है। अपनी बेबी गर्ल के साथ मिलकर अपने बच्चों की परवरिश करना चाहता है। वो एक पिता होने का हर फर्ज निभाना चाहता है। वो अपनी बेबी गर्ल के साथ जीना चाहता है अपनी सारी जिंदगी। बच्चों को देखकर विक्रम को अपनी दादी माँ की याद आ गई। कितना तड़पती थी वो अपने पोतों के बच्चों के लिए, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाए। ऐसा नहीं था कि विक्रम उनकी इच्छा पूरी नहीं करना चाहता था, लेकिन वह सिर्फ अपनी बेबी गर्ल के साथ बच्चे करना चाहता था, किसी और के साथ नहीं। उसे बस अपनी बेबी गर्ल का इंतजार था। विक्रम तो इमेजिन भी नहीं कर सकता था जब उसकी दादी माँ को और रेहान के बारे में पता चलेगा, वो तो खुशी से पागल हो जाएंगी। दादी माँ के रिएक्शन को इमेजिन करके विक्रम की हंसी छूट गई। डैडी, आप क्यों हंस रहे हो? विक्रम आरव की तरफ देखकर बोला, क्या आपको पता है आपकी बड़ी दादी माँ आपको बहुत मिस करती है? डैडी, क्या हमारी बड़ी दादी माँ है? हमें तो पता ही नहीं था। आपका बहुत बड़ा परिवार है बेटा, और आप अपने उसे बड़े परिवार से बहुत जल्द मिलोगे। ये बताते हुए विक्रम के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वह जानता था कि उसके घर का हर एक इंसान एक बच्चे के लिए कितना तरसता है। भले ही वो कभी शो नहीं करता था, लेकिन वह सब कुछ जानता था, सबके दर्द को महसूस कर सकता था। वो बस शांत रहता था। आरव और रेहान को देखकर विक्रम के जीवन में एक अलग ही मोड़ आ गया था। विक्रम के चेहरे पर एक पिता का प्यार उसकी आंखों से छलक रहा था। विक्रम रेहान और आरव को लेकर नीचे हॉल में पहुंचा। नीचे हॉल में तीनों जाने काफी परेशान थे। जब इन तीनों की नज़र सीढ़ियों से उतरते विक्रम के ऊपर गई तो उन तीनों की आंखों में चमक आ गई। विक्रम के चेहरे की खुशी वो तीनों देख सकते थे। विक्रम ने नीचे आकर दोनों बच्चों को एक एक करके अपनी गोद से सोफे पर बिठा दिया। विक्रम ने पीछे मुड़कर मुकेश जी और प्रेमा जी से पूछा, मम्मी पापा, बेबी गर्ल कहाँ है? मुकेश जी और प्रेमा जी का रिएक्शन तो कुछ इस तरह का था। फ्लश्ड इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन उन दोनों को मम्मी पापा बुला रहा था, वो भी बिना किसी संकोच के। अब विक्रम के अंदर कोई झिझक नहीं रह गई थी, जो उसे आते वक्त हो रही थी और 1 घंटे पहले हो रही थी। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे वो इसी घर में रहता है। प्रिया भी काफ़ी हैरान थी। प्रिया ने तो विक्रम के बारे में काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ सुनी थी कि वह बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, उसके अंदर घमंड इतना है कि वह किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता। लेकिन आज प्रिया एक अलग ही विक्रम को देख रही थी। उसके अंदर बिल्कुल भी घमंड और एरोगेंस नहीं था। वह एक नॉर्मल इंसान की तरह बात कर रहा था, जैसे वो इस घर का बेटा हो। थोड़ी देर बाद दोनों होश में आए। बेटा, वह रोशनी को हमने गार्डन की तरफ जाते हुए देखा था। विक्रम ने मुड़कर रेहान और आरव की तरफ देखा और बोला, बेटा मैं आपकी मम्मा के पास जा रहा हूँ बात करने के लिए, थोड़ी देर में आते हम लोग। रेहान और आरव ने एक साथ कहा, ओके डैडी। विक्रम दोनों के सर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। पीछे मुड़ते ही विक्रम के चेहरे का रिएक्शन बिल्कुल चेंज हो गया। अब उसका चेहरा बिल्कुल गंभीर हो गया था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई इमोशंस दिखाई नहीं दे रहे थे। रात के 8:30 बज गए थे। रोशनी उस झूले पर बैठी अभी भी चांद तारों को निहार रही थी। तभी रोशनी के कानों में विक्रम की कर्कश आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर आज रोशनी को अंदर ही अंदर घबराहट महसूस हो रही थी। इस घबराहट में रोशनी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसके हाथों की मुट्ठियां भी कस गई। रोशनी का शरीर डर की वजह से ठंडा पड़ गया था। रोशनी की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी नज़रें उठाकर विक्रम की तरफ देखें। उसे डर था कि अब शायद वो विक्रम को खो देगी।
ऐसा कौन सा इंसान होगा जो दूसरों के बच्चों को अपनाएगा? इस वक्त रोशनी के दिमाग में सारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे, वो इस वक्त बिल्कुल भी पॉजिटिव सोच नहीं पा रही थी। विक्रम अपने लंबे कदम भरते हुए रोशनी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ सुनकर भी रोशनी ने सर उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। जब विक्रम की नज़र डरी हुई रोशनी के ऊपर गई, तो वो अंदर से गिल्टी फील करने लगा। रोशनी को इस तरह देखकर विक्रम के दिल में बहुत दर्द हो रहा था। विक्रम रोशनी के सामने घुटनों के बल बैठ गया। रोशनी ने इस वक्त बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि विक्रम इस तरह अपने घुटनों के बल उसके सामने बैठेगा। विक्रम ने अपने बड़े हाथों से रोशनी के छोटे से हाथ पकड़कर अपने माथे से लगा लिए। रोशनी के दोनों हाथ अपने माथे से लगाकर उसके सामने रोने लगा। रोशनी बेयकीनी में विक्रम की तरफ देखने लगी। विक्रम की आंखों में उसने आंसू देखे थे अपने लिए, लेकिन उसने उसे इस तरह से रोते हुए नहीं देखा था। बिल्कुल एक छोटे बच्चों की तरह रो रहा था। रोशनी को समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम ऐसे क्यों रो रहे हैं। क्या वह इसलिए रो रहे हैं कि उन्होंने बच्चों को देखा? क्या उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने उन्हें धोखा दिया? रोशनी अपनी अटकती हुई आवाज़ में बोली, हाँ हाँ हनी। रोशनी आगे कुछ और बोलती उससे पहले ही उसे विक्रम की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दी। आई एम सॉरी बेबी गर्ल, आई एम रियली सॉरी। मैं उस टाइम पर तुम्हारे साथ नहीं था जब तुम उस दर्द से गुजरी होंगी। मैं समझता हूँ तुमने इन सालों में कितनी तकलीफ सही होगी। तुमने कितनी मुश्किल से आरव और रेहान को जन्म दिया होगा। मैं उस टाइम पर तुम्हारे साथ नहीं था जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरी थी। प्लीज़ बेबी गर्ल, बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। मैं इस बार तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं हर वक्त तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारे सारे नखरे उठाऊंगा, तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करूंगा। मैं हमारे दोनों बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पालूंगा। जैसे जैसे रोशनी विक्रम की बात सुन रही थी, वैसे वैसे रोशनी के रिएक्शन चेंज होते जा रहे थे। रोशनी को तो अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। और विक्रम रेहान और आरव को हमारे बच्चे क्यों कह रहे हैं? तभी उसे विक्रम की फिर से आवाज़ सुनाई दी, बेबी गर्ल, सुबह जब तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी, मैंने तुम्हें चारों तरफ खोजने की बहुत कोशिश की। मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं तुम्हें ढूंढता रहा 6 सालों तक। विक्रम की बात सुनकर रोशनी की आंखें खुली की खुली रह गई। रोशनी ने विक्रम के हाथ से अपने हाथ छुड़ाए, अपनी मिडिल फिंगर विक्रम की तरफ करते हुए बोली, इसका मतलब यह है कि 6 साल पहले जिस इंसान ने मेरा रेप किया था वो आप हो? रोशनी की बात सुनकर विक्रम शॉक हो गया। उसने जल्दी से रोशनी के दोनों हाथ वापस पकड़े और बोला, नहीं नहीं बेबी गर्ल, मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे उस दिन मेरे दुश्मनों ने हैवी ड्रग्स का डोज दिया था और उस टाइम तुम मुझे मिली थी। उसे टाइम तुम किसी से भाग कर आ रही थी मेरी तरफ, और उसके बाद मेरे ऊपर ड्रग्स का असर होना शुरू हो गया। अगर उस टाइम पर तुम मेरे पास नहीं आती तो शायद उस टाइम तो मैं आज तुम्हारे सामने जिंदा नहीं होता। उसके बाद विक्रम ने उसकी और रोशनी के बीच जो भी हुआ उस सब कुछ बता दिया। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपको पता है मेरे अंदर कितना डर था आपको खोने का। आज भी मैं इस जगह पर बैठी यही सोच रही थी कि पता नहीं आज आप मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले जाएंगे या फिर हमेशा के लिए मेरे हो जाएंगे। मैं जानती हूँ आदमियों का मेलेगो बहुत ज़्यादा होता है। आदमी ऐसी लड़की को कभी नहीं अपनाते जो पहले से ही किसी और के बच्चों की माँ हो। रोशनी की बात सुनकर विक्रम ने उसके मुंह पर हाथ रखा और बोला, बेबी गर्ल, तुम मेरे बच्चों की माँ हो, मेरे लिए दुनिया की सबसे खुशी की बात है। अगर इन 6 सालों के बीच में तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आया होता तब भी मैं तुम्हें अपनाता, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तुम हो, उसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरी बेबी गर्ल हो। मेरे अंदर कोई हवस नहीं है। अगर मेरे अंदर जिस्मानी हवस होती तो इस दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है। मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं हर रोज़ एक नई लड़की बदल सकता, लेकिन मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो मेरी ज़िंदगी में बस मेरी बेबी गर्ल चाहिए। अगर आरव और रेहान किसी और के बच्चे भी होते तब भी मैं उन्हें अपनाता, क्योंकि उन बच्चों को जन्म तुमने दिया होता। मेरे लिए तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। और तुम जानना चाहती हो कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया था? क्योंकि 4 महीने पहले जो आदमी मैंने तुम्हें ढूंढने पर लगाए थे उन आदमियों ने तुम्हारी जानकारी दी थी मुझे। 4 महीने पहले मैंने तुम्हारा नाम जाना था।
उस वक्त मुझे पता चला कि उस दिन तुम उस होटल से निकाल कर बाहर आई थी, उसके बाद तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद तुम 1 महीने तक कोमा में रही थी। मुझे ये भी पता चला कि उस एक्सीडेंट में तुमने अपनी याददाश्त खो दी, इसीलिए मैंने तुम्हें 6 साल पहले का वह वाक्य नहीं बताया, क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। अगर मुझे पता होता कि मेरे 2 बच्चे हैं तो मैं तुम्हें मिलते ही सब कुछ सच बता देता, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बनाना चाहता था। बस थोड़ी सी जगह तुम्हारे दिल में इस विक्रमादित्य कपूर के लिए चाहिए थी मुझे। रोशनी विक्रम की इतनी सारी बातें सुनकर। चैप्टर 90 रीबॉर्न टू लिव लाइफ 90। रोशनी विक्रम की सारी बातें सुनकर हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पास में कभी कुछ ऐसा हुआ होगा, लेकिन रोशनी के लिए यह एक बहुत अच्छी बात थी। जिस इंसान से वह प्यार करती है वही उसके बच्चों का पिता है, इससे ज़्यादा उसके लिए और कुछ हो ही नहीं सकता था। अब उसके मन के सारे डर कहीं दूर चले गए थे, मन में थी तो बस एक शांति। बेबी गर्ल, क्या तुम मुझे बस एक बार माफ़ करोगी? मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिर उसने अपना हाथ रोशनी के पेट पर रखते हुए कहा, हम अपने आने वाले बच्चे का दोनों मिलकर ख्याल रखेंगे। इसे तुम आरव और रेहान की तरह अकेले जन्म नहीं दोगी, मैं तुम्हारे साथ होगा उस टाइम पर। रोशनी विक्रम की तरफ देखकर बोली, आपको पता है जब आरव और रेहान अपने पिता का जिक्र करते थे मैं अंदर से बहुत डर जाती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं उन्हें क्या बताऊं, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती थी कि मेरे बच्चों का पिता कौन है। मेरी कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में रहने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों को सौतेला पिता मिले। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने बच्चों को अकेली ही पालूंगी। लेकिन फिर एक दिन गागी और काजल ने समझाया, मुझे एक पार्टनर चुनना चाहिए अपने लिए, लेकिन मुझे अपने लिए पार्टनर से ज़्यादा अपने बच्चों के लिए एक पिता चाहिए था। मेरे बच्चों को भी पिता की ज़रूरत है, भले ही मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन मैं उनके लिए पिता नहीं बन सकती। लेकिन फिर मैं आपसे मिली, आपके साथ रहकर मेरी सोच बदल गई। मैंने अंदर ही अंदर आपको रेहान और आरव का पिता मान लिया। डर लगता था आपको सच बताने में, इसलिए मैंने कभी आपको सच नहीं बताया। मैं चाहती थी कि आप आरव और रेहान से मिलकर डिसाइड करें, उसके बाद आपका जो भी फैसला होगा मैं उसे खुशी खुशी मान लूंगी। लेकिन देखो, सच्चाई भले देर से पता चली लेकिन पता चल गई। विक्रम आगे बढ़ा, उसने रोशनी की आंखों से आंसू पोंछे। बेबी गर्ल, मेरी तरफ देखो, भगवान जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, और आज ये बात मैं मान गया क्योंकि मैं उन्हें कभी मानता नहीं था। लेकिन आज रेहान और आरव को देखकर मैं उनके सामने सर झुकाने के लिए भी तैयार हूँ। कितने साल तुमसे दूर रहा, लेकिन देखो आज मुझे सिर्फ तुम नहीं मिला, मेरे दोनों बच्चे भी मिले, और देखो तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा भी है। विक्रम झूले पर बैठा और उसने रोशनी को अपनी गोद में बिठाकर कसकर अपने गले से लगा लिया। बेबी गर्ल, आज तुम्हें जितना रोना है रो लो, बस आज के बाद मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा। विक्रम की बात सुनकर रोशनी उसके गले लगकर अपने सारे दुख अपने आंसुओं के जरिए निकलने लगी। दर्द, डर, गुस्सा, एंजाइटी, प्यार, खुशी, गम, घबराहट, ये सब आज रोशनी ने जितनी फीलिंग्स महसूस की थी आज से पहले उसने अपनी दोनों लाइफ में कभी महसूस नहीं की थी। जब वो रावी रावल थी तब उसका कोई अपना नहीं था जिसको गले लगाकर वो रोती। रवि ने अपनी पिछली जिंदगी में उस अनाथ आश्रम में बहुत से दुख झेले थे, अगर वह इंसान उसे नहीं बचता तो वह कब की रोड पर मर गई होती। वो फाइटिंग सीखती थी तो उसकी पूरी बॉडी दर्द करती थी, लेकिन कोई नहीं था उस टाइम उसके पास जो उससे पूछे कि बेटा तुम्हें क्या दर्द हो रहा। हर दर्द सहते सकते वह एकदम इमोशनलेस हो गई थी, और वही दर्द कुछ साल पहले उसने काजल की आंखों में देखा था, इसलिए वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और अपने पापा से कहकर उसे अडॉप्ट करवा लिया था। आज जब काजल को अपने साथ खुश देखती है तो उसके दिल में भी खुशी होती है। आज जब विक्रम ने कहा कि भगवान जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, तो शायद आज रोशनी समझ गई थी, हाँ भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। शायद उसकी पिछली जिंदगी के अच्छे कर्म उसे यहाँ ले आए थे, एक खूबसूरत फैमिली, 2 प्यारे प्यारे बच्चे, और अब तो इतना प्यार करने वाला इंसान, और एक जिंदगी उसके पेट में पाल रही है। इस दूसरी जिंदगी में उसे हर एक इंसान बस प्यार करने वाला मिला था, जो बिना स्वार्थ के बस उससे प्यार करता था। उसका भाई, माँ, पापा, भाभी, उसके बच्चे, उसका हनी, उसके दोस्त। शायद इस दुनिया में उससे ज़्यादा खुश इंसान कोई और हो ही नहीं सकता। लेकिन कोई था जो रोशनी से भी ज़्यादा खुश था, और वह इंसान वही था जिनकी बाहों में रोशनी इस वक्त रो रही थी।
बेबी गर्ल अब और मत रोना वरना हमारा बच्चा भी रोने वाला पैदा होगा। विक्रम की बात सुनकर रोशनी रोते रोते भी हंसने लगी और रोशनी का रोना बिल्कुल बंद हो गया था। बेबी गर्ल क्या तुम्हें भूख लगी है? देखो हमें यहाँ पर 1 घंटा हो गया है और मैं अपने बच्चों से बोलकर आया था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन देखो कितनी देर हो गई, वह मुझसे नाराज हो जाएंगे। रोशनी हंसकर बोली, आपको चिंता हो रही है कि आपके बच्चे आपसे नाराज हो जाएंगे? हाँ बेबी गर्ल, मुझे चिंता हो रही है, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मुझसे नाराज हो। ऑलरेडी मैं बहुत मुश्किल से मनाया है उन्हें। विक्रम, उन्हें सिर्फ आपका प्यार चाहिए। जितने सालों से तड़पते आए हैं वो, मैं जानती थी कि उन्हें अपने पिता चाहिए, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन अब आप उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दीजिएगा। बेबी गर्ल, अब ये बात मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं अपने बच्चों की हर एक डिमांड पूरी करूंगा। अंदर चलिए। अरे यह आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ मुझे नीचे उतार दीजिए, अब मुझे गोद में मत उठाए। नो बेबी गर्ल, तुम आज बहुत रोई हो, थक गई होगी ना, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी बाहों में ले जाऊंगा। हनी प्लीज़, वहाँ बच्चे होंगे, मैं उनके सामने कंफर्टेबल नहीं होंगी। कोई बात नहीं, जब बच्चे हमारे साथ रहेंगे तो वह रोज देखेंगे सब कुछ, इसलिए अभी से आदत हो जाएगी तो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। रोशनी ने हार मानते हुए आगे कुछ नहीं कहा। जब विक्रम रोशनी को लेकर हॉल में पहुंचा तो वहां सब लोग बैठे थे, उनके आने का ही इंतजार कर रहे थे। प्रिया ने फ़ोन करके राज को भी जल्दी घर आने के लिए बोल दिया था। विक्रम की गोद में रोशनी को देखकर सब लोग खड़े हो गए, लेकिन उनके देखने से विक्रम को कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो रोशनी को पकड़े डाइनिंग टेबल की तरफ चल दिया। उसने बड़े आराम से रोशनी को एक टेबल पर बैठाया, फिर वह वहां से अपने दोनों बच्चों की तरफ गया। उसने उन दोनों को बड़े प्यार से अपनी गोद में उठाया और उन दोनों को भी एक एक चेयर पर बैठा दिया। विक्रम को देखकर ऐसा लग रहा था कि वही इस घर का मालिक है, बाकी सब मेहमान है। राजप्रिया और रोशनी के मम्मी पापा, वह चारों तो हैरान होकर बस विक्रम को ही देख रहे थे। रेहान और आरव के चेहरे से खुशी जाने का नाम नहीं ले रही थी। विक्रमन चारों के पास आया और बोला, मम्मी पापा आए ना, डिनर कीजिए, भैया भाभी आप भी लिए। वैसे तो राज उम्र से विक्रम से छोटा था, लेकिन वह रोशनी के रिश्ते से राज को भैया बुला रहा था। वह चारों तो एकदम स्टैचू की तरह खड़े हुए थे और राजू से तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन उसे भैया कह रहा था, जिससे मिलने के लिए लोग एक एक साल तक इंतजार करते थे। आज वह इंसानों से भैया बुला रहा था, वह भी उसके घर में खड़े होकर। राज को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दिल की धड़कन बढ़ रही है। रोशनी ने मुड़कर उन चारों की तरफ देखा, वह समझ गई उनके रिएक्शन से, इसलिए वह बोली, मम्मी पापा भैया भाभी माँ आए ना जल्दी से, मुझे बहुत भूख लग रही है। रोशनी की आवाज़ सुनकर वह चारों होश में आए और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। विक्रम ने वहां के एक शेफ से कहा, जल्दी से खाना लगाओ, मेरी बेबी गर्ल को भूख लग रही है। विक्रम की बात सुनकर वहां के एक दोनों सर्वेंट दौड़कर किचन में गए और सारा खाना बाहर लेकर आ गए। आज रोशनी की मां ने खाने में सबसे स्वादिष्ट डिश बनवाई थी और 3 मिठाई बनवाई थी, छेना टोस्ट, रसगुल्ला और रोशनी का फेवरेट गाजर का हलवा। विक्रम भी रेहान और आरव के बीच में जाकर बैठ गया। वह वहीं पर बैठे बैठे रोशनी की प्लेट में खाना निकालने लगा। वह चारों दर्शकों की तरह बस देख रहे थे, जो कुछ भी हो रहा था उन लोगों को कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। विक्रम एक हाउस हस्बैंड की तरह रोशनी की प्लेट में खाना निकल रहा था। विक्रम ने रेहान और आरव की प्लेट में खाना नहीं डाला, उसने अपनी प्लेट में खाना डाला और उन दोनों को अपने हाथों से अपनी प्लेट से खिलाने लगा। विक्रम को इतने प्यार से दोनों बच्चों को खाना खिलाते हुए देखकर उन चारों के दिल का डर दूर हो गया। उन्हें बस एक ही बात का डर लग रहा था, क्या विक्रम रेहान और आरव को एक पिता का प्यार दे पाएगा। लेकिन आज अपनी आंखों के सामने देखकर उनके दिल का सारा डर कहीं दूर हो गया। नन्हे आरव और रेहान आज बहुत खुशी से खाना खा रहे थे, पहली बार अपने डैडी के हाथ से जो खाना खा रहे थे। 1 घंटे बाद उन सब लोगों का खाना खत्म हो गया। विक्रम बच्चों को लेकर उनके रूम में चला गया। अब नीचे हॉल में बस रोशनी, उसके मम्मी पापा और भैया भाभी बचे थे। प्रिया ने पारी को रूम में सुला दिया था। मुकेश की रोशनी से बोले, गुड़िया मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुमने विक्रम जैसे इंसान को चुना। उसकी आंखों में रेहान और अब के लिए जो प्यार मैंने देखा, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि कोई इंसान किसी और के बच्चों से इतना प्यार कर सकता है। क्या? राज रोशन को गले लगाकर बोला, हाँ मेरी गुड़िया, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश। मम्मी पापा भैया भाभी, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बताओ ना गुड़िया, हम सुन रहे हैं।
रोशनी को पता था कि अभी बताने के बाद ये लोग शॉक होने वाले हैं जैसे वह हो गई थी। विक्रम ही रेहान और आरव का बायोलॉजिकल फादर है। क्या उन चारों की एक साथ आवाज निकाली, जो कि ऊपर विक्रम ने भी सुन ली थी। विक्रम ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा हुआ मैं बच्चों को लेकर यहाँ आ गया। विक्रम बच्चों को ऊपर इसलिए ले गया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि और रोशनी अपनी फैमिली वालों को सच बताने वाली है कि वही इन दोनों बच्चों का बायोलॉजिकल फादर है, और वह नीचे रहकर अपने ससुराल वालों की घूरती हुई आंखों को नहीं देखना चाहता था, इसलिए ऊपर आ गया बच्चों को लेकर। डैडी क्या हुआ, इतनी तेज आवाज क्यों आई नीचे से? कुछ नहीं बेटा, तुम्हें पता है आज के आया हूं ना, इसलिए सब लोग खुशी से नीचे चिल्ला रहे हैं। आरव ताली बजाते हुए बोला, यस डैडी हम भी खुश। विक्रम रेहान और आरव को देखकर समझ गया था कि आरव शरारती है और रेहान इंट्रोवर्ट है, वो ज्यादा बात नहीं करता। नीचे हॉल में गुड़िया की तुम क्या बात कर रही हो? क्या विक्रम वही इंसान है जिसने तुम्हारे साथ 6 साल पहले? राज कुछ और बोलता उससे पहले ही रोशनी ने उसे सब कुछ बताना शुरू कर दिया। जो भी उसे विक्रम ने बताया था वो सब कुछ उसने अपनी फैमिली को बता दिया। सारी बात सुनने के बाद वो लोग शांत हो गए। फिर मुकेश जी आगे बढ़कर रोशनी के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा जो बीत गया उसे बीत जाने दो, अब भविष्य के बारे में सोचो। मैंने विक्रम की आंखों में तुम्हारे लिए बेइंतहा प्यार देखा है और मुझे खुशी है कि विक्रम ही रेहान और आरव का पिता है। अब मुझे तुम्हारी ज्यादा चिंता नहीं होगी। प्रिया रोशनी के गले लगाकर बोली, कंग्रेचुलेशंस, तुम्हारी जिंदगी की इतनी बड़ी दुविधा आज सॉल्व हो गई। रोशनी ने मुस्कुराकर थैंक यू भाभी माँ कहा। रोशनी की माँ रोशनी के गले रख कर बोली, मुझे खुशी है कि विक्रम रेहान और आरव का पिता है। उसके बाद वह सब लोग अपनी अपने रूम में चले गए। रोशनी रेहान और आरव के रूम में गई। उसने देखा कि विक्रम बच्चों के साथ बैठकर एक गेम खेल रहा था। मम्मा आप आ गए, आज हम सब लोग साथ में सोएंगे। Thanks for watching and subscribe for listening next chapters of Reborn to Live Life.